बीजेपी आरएसएस का बच्चा है। राम राम जपते रहे हुए नहीं निष्काम, मन माया छाया रही, माया मिली न राम। कि आखिर 400 की बात करते करते हम फिर एनडीए की सरकार तीसरी बार बना गए और आज हम देश में सरकार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि 240 और 400 में तो काफी अंतर दिखाई देता लेकिन जो हमारे बच्चे बॉर्डर पर सीना ताने खड़े हैं, बर्फ में खड़े हैं, तो उनके बच्चे उनके परिवार नहीं है क्या? वो लड़ेंगे ही नहीं तो हम कैसे सुरक्षित होंगे? कि नड्डा जी ने ये कहा था कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। बैंक में जाता है, उसने कहा साहब मेरे बच्चे को जो है एजुकेशन लोन दे दीजिए। वो बैंक का तेरी हैसियत क्या है? लोन मांग रहा है 20 लाख, हैसियत तेरे 2 लाख की नहीं है। ये प्रश्न नहीं है क्या? कंगना रनौत जो है वो एक्ट्रेस ज्यादा अच्छी है पॉलिटिशियन? मैंने कहा ना, बन जाते हैं लोग, लेकिन अपने आप को प्रूफ करने में समय लगता है। आनंद रंगनाथन जी ने तो पब्लिकली ये भी बोला है कि बीजेपी में वॉशिंग मशीन में पूरा का पूरा धोबी घाट खोलेगा। प्रणाम, नमस्कार, सिमनिया पहलाग। मैं हूँ इस पॉडकास्ट की होस्ट आकांक्षा और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं एक बेहद खास मेहमान जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। वर्तमान में वे विधायक के रूप में अपने क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। स्वागत करते हैं विनोद चमोली जी का। जी धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? फिर अब की बार 400 पार के जो नारा था वो सारे राजनीतिक गलियारों में चुनाव से पहले गूंज रहा था। फिर 4 जून को परिणाम आए और 240 में सिमट गए। तो एक कहावत है कि राम राम जपते रहे हुए नहीं निष्काम, मन माया छाया रही, माया मिली न राम। क्या लगता है कहाँ गड़बड़ हो गई? देखिए, इसके 2 पहलू हैं जी। 400 पार का भी नारा हम ही ने दिया था और आज 240 लेकर भी सबसे बड़े दल के रूप में हम बैठे हुए हैं और केंद्र में आज भी एनडीए की सरकार चल रही है और तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं। हम 400 नहीं पहुंच पाए, वो एक पहलू है, लेकिन हम 400 करते करते फिर सरकार बना गए और आज हम सरकार चला रहे हैं। हमने जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में हमारे नरेंद्र मोदी जी दूसरे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये भी एक इतिहास बना है। तो बजाय 400 को और देखने के, इस इतिहास को लोगों को देखना चाहिए कि आखिर 400 की बात करते करते हम फिर एनडीए की सरकार तीसरी बार बना गए और आज हम देश में सरकार चला रहे हैं। लेकिन 400 पार का जब नारा दिया गया था तो 240 में जो सिमटे, 240 और 400 में तो काफी अंतर दिखाई देता है। ठीक है, अंतर तो है, लेकिन मैंने कहा ना 2 पहलू हैं। अगर हम 300 से ऊपर आते तो बहुत अच्छा लगता, 400 पार करते बहुत और भी अच्छा लगता, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन हम फिर भी सरकार बना गए और सरकार आज हम चला रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला, ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं इतने बड़े लोकतंत्र में। दूसरा कि हमको 400 पार न जाने के लिए जितनी ताकत विपक्ष ने झोंकी, और उसमें मात्र विपक्ष सम्मिलित नहीं है, पूरी इंटरनेशनल लेवल पे जो ताकतें थी, जो भारत विरोधी ताकतें थी, उन सब ने ताकत लगाकर भी हमको सत्ता से बाहर नहीं कर पाए। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, इसको समझना चाहिए लोगों को। लेकिन कांग्रेस वाले तो बड़ी जीत मना रहे थे कि 52 से 99 में पहुंच गए हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि एक छात्र बार बार फेल हो रहा है, अब बार बार फेल होते होते वो 33% से पास हो जाता है, तो पास होने की मिठाई बांटने लगता है। एक छात्र 100 नंबर ला रहा है, 99 नंबर ला रहा है और वो 97 पर आ रहा है, वो तब भी रो रहा है कि मेरे 2% कम आ गए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके माइंड सेट पर। कांग्रेस अपने आप को बिल्कुल रसातल में मान रही थी, वो 99 तक पहुंच पाई और तीसरी बार में जाके नेता प्रतिपक्ष अपना बना पाई, क्योंकि नहीं बन रहा था, वो काउंट नहीं था उनके पास। तो उनके लिए भी एक उपलब्धि थी, तो वो उसकी खुशियां मना रहे हैं। हमारी उपलब्धि है कि हम तीसरी बार सरकार बनाए हैं, हम उसकी खुशियां मना रहे हैं। तो देश की जनता ने दोनों को खुश कर दिया, दोनों को खुश होने का मौका दे दिया। एक मोदी जी का फेमस हुआ था नॉन बायोलॉजिकल वाला जो चीज़ उन्होंने बोली थी, और कांग्रेस भी उनको अब नॉन बायोलॉजिकल बोल के ही संबोधित करती है। आपको लगता है कि ये उनके उल्टा पड़ गया? और यहाँ पे अगर हम अति आत्मविश्वास और अहंकार की अगर बात करें, बात ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा जी, बात है कि उसका इम्पैक्ट क्या गया। इम्पैक्ट क्या गया? क्योंकि राजनीति में जो कुछ बोलते हैं किसी इम्पैक्ट के लिए बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नारे नारे जो दिए जाते हैं वो किसी इम्पैक्ट डालने के लिए दिए जाते हैं, उसका इम्पैक्ट कितना गया वो मैटर करता है। उसका इम्पैक्ट गया, लोग उसमें उलझ कर रह गए और हम अपना काम कर गए। तो ये है कि कई बार नारों का पोस्टमार्टम करते करते हमें भूल जाते हैं कि उसके पीछे का माइंडसेट क्या है। आदमी मुंह से जो बोल रहा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्यों बोल रहा है। जी।
उसके पीछे का माइंड सेट क्या है, वो किस तरह का। राजनीति में तो एक परसेप्शन क्रिएट करने वाली बात होती है कि वो किस तरह का परसेप्शन उस विषय को लेकर क्रिएट करना चाहता है और उसका जो आउटकम क्या निकल कर आता है, तो वो मैटर करता है। तो उस प्रोस्पेक्टिव में देखना चाहिए जी। मोहन भागवत जी ने एक दो काफ़ी सारी टिप्पणियां करी जब परिणाम आए थे। उनमें से एक ये है कि मनुष्य पहले सुपरमैन बनना चाहता है, फिर देवता, फिर भगवान और फिर विश्वरूप। महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है। दूसरी, एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता। तो क्या भागवत जी इन टिप्पणियों का इशारा मोदी जी की तरफ कर रहे हैं? देखिए, मोहन भागवत जी जिस संगठन को लीड कर रहे हैं वो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है। बिल्कुल। ठीक है ना। और मोहन भागवत जी राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते हैं, वो फिलोसफर एंड गाइड हो सकते हैं, और वही वो हैं। तो उन्होंने एक फिलोसफर के नाते कुछ बातें कही हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं। सामान्य तौर पर भी अहंकार व्यक्ति को का विवेक क्षीण करता है, व्यक्ति का चरित्र क्षीण करता है, व्यक्ति के जीवन में उसके दुष्प्रभाव आते हैं। वो नहीं होना चाहिए, वो किसी भी रूप में हो, वो नहीं होना। इट्स अ फिलॉसफी। तो एज ए फिलोसफर उन्होंने अपनी बात कही है और कार्यकर्ताओं ने उस बात को उस ढंग से लिया है, जनता को उस बात को उस ढंग से लिया है। तो उसको आप राजनीति से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। वो मोदी जी पे भी उतना ही लागू होता है, विनोद चमोली पे भी उतना ही लागू होता है, और हमारे दैनिक जीवन पर लागू होता है। तो हमको उसको उस रूप में लेना चाहिए, क्योंकि मोहन भागवत जी जिस इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं या जिस इंस्टीट्यूशन से निकलकर आज इस पोर्टफोलियो पर खड़े हैं, तो वो बहुत हद तक सांस्कृतिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र है। तो इसलिए उनकी बातों में कभी आप सोचेंगे, देखेंगे तो भारत की संस्कृति को कैसे समृद्ध किया जा सकता है, कैसे उसकी समृद्धि बचाई जा सकती है, राष्ट्र को कैसे मजबूत रखा जा सकता है, और जीवन को कैसे उन्नत बनाया जा सकता है, ये उनके विषयों के केंद्र में होता है। और उसी तरह से अपनी बात करते हैं, हम भी उस तरह से उस बात को लेते हैं। जी। स्कूल ऑफ थॉट वाली जो आपने बात कही है, उसी में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि नड्डा जी ने ये कहा था कि अब बीजेपी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। तो क्या इस बयान के बाद आरएसएस के साथ बीजेपी के रिश्तों में कुछ खटास आई है? कहाँ से खटास आई है? पूरे लोग आज भी काम कर रहे हैं, वो पूरी तरह गाइड कर रहे हैं। हम लोग अब ऐसा है ना कि आप नड्डा जी को आरएसएस से अलग करके कैसे देख सकते हैं? नड्डा जी भी कार्यकर्ता है, उसी स्कूल ऑफ थॉट के स्टूडेंट है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार आज इतना बड़ा हो गया है कि वो स्वयं के स्तर पर सक्षम है, और संघ का भी जो दृष्टिकोण है, उसके जितने भी अनुषंगिक संगठन है, वो भी चाहता है कि हर संगठन अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, ताकि उनकी शक्ति उसको खड़ा करने में न जाए, बाकी कामों अपनी शक्ति को लगाए। तो ये उसी चीज के दो पहलू हैं। संघ चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो, और जो उनकी स्कूलिंग है उसको राजनीतिक माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट करे जी, उस थॉट को इम्प्लीमेंट करे जी। ये संघ चाहता है जी। और हम भी ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो जाए कि वो दल अपने आप में खड़ा हो जाए, उसको एडिशनल सपोर्ट की जरूरत पड़े। तो दोनों ही चीजों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, उनका सोच का भी वही है। हाँ, इन्होंने बोल दिया, लोगों ने उसको दूसरे ढंग से ले लिया, ये लोग उस पर राजनीति करने लगा, वही अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उन्होंने वही बोला है जो संघ चाहता है। अच्छा, संघ ऐसा चाहता है? क्यों नहीं चाहता? संघ चाहेगा भाजपा अपने पैरों पर खड़ी हो, मजबूत राजनीतिक दल बने। लोगों में तो ये बड़ी बात होती है कि बीजेपी आरएसएस का बच्चा है। तो बच्चे तो है ना, बच्चा माँ से कैसे अलग होगा? नहीं, बच्चा माँ से अलग नहीं होता, लेकिन माँ ये तो चाहेगी बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो, समृद्ध और मजबूत, और मुझे बार बार उसको नेवलाना खिलाना पड़े। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत स्वयं खा सके। तो माँ की भूमिका में तो संघ है जी। तो संघ चाहता है कि बच्चे खड़े हो जाए, जब बच्चा जवान हो तो कहता हाँ माँ मैं खड़ा हो गया, वो गर्व से बोलता है। तो वही तो नड्डा जी ने किया, उससे अलावा क्या किया उन्होंने? जी 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 जी, बहुत खूब। केदारनाथ पे आते हैं, इलेक्शंस पे। मनोज रावत जी को टिकट मिल गया, आपकी पार्टी से आशा नौटियाल जी खड़ी हो रही हैं। आशा नौटियाल जी पे एक बड़ा एलिगेशन लगता है कि जब अंकिता भंडारी का मामला था तो उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई महिला मोर्चा में होने के बावजूद। तो आशा नौटियाल जी की आवाज़ अलग से लोग क्यों देखना चाहते थे? न तो उस क्षेत्र की वो विधायक थी, वो पार्टी के कार्यकर्ता थी, और पार्टी ने स्वयं ही उस चीज को गंभीरता से लिया। तो जहां उनको कहना चाहिए वहां उन्होंने अपनी बात कही, और पार्टी ने उसको गंभीरता से लिया। और आज जितने भी कल्प्रिट्स थे, जितने भी उसमें वांटेड थे, सबके सब जेल के अंदर है। अब कानून अपना काम करेगा। अब हम जज बैठकर तो निर्णय नहीं ले सकते ना, हमने अपना काम किया। अंकिता भंडारी के जितने भी कातिल थे सबके सब इस समय जेल में हैं। कुछ लोग पार्टी जोड़े तो पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और बहुत ही कमिटमेंट के साथ इस पूरे मुद्दे पर कार्रवाई की और हमने किया। और आशा नोटा उसका एक हिस्सा है पार्टी की। आशा नोटा को अलग से क्यों देखना चाहते हो, कोई बताए ना मुझे। अपेक्षाएं ज्यादा होंगी ना? अपेक्षाएं ज्यादा नहीं है, उस विषय को लेकर राजनीति करनी है। नहीं तो अपेक्षा आशा नोटा से क्यों हो रही है भाई, क्यों हो रही है? उनके यहाँ तो बहुत सारी महिलाएं थी, कितनी सड़कों पर उतरी बताया ना। कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया, एक पार्टी का मुद्दा बनाया। उनके यहाँ तो महिलाओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त है नेताओं की। वो नेता कितनी उतरी सड़कों पर बताना मुझे अलग से। क्या अलग आइडेंटिटी के साथ कोई सामने आया क्या? उन्होंने एज ए पार्टी इस मुद्दे को आज भी जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी के अगेंस्ट एक मुद्दा चाहिए उनको, तो वो महिलाओं का मुद्दा बना के उसको सामने रखना चाहते, उसमें राजनीति कर रहे हैं। उनके इतनी महिला नेत्रियां थी, मुझे बताओ ना कितनों ने अलग से अपनी कांग्रेस की आइडेंटिटी से बाहर निकलकर कितनों ने प्रदर्शन किया जो आशा नोटाल से अपेक्षा करते हैं। अरे एज ए पार्टी वो अपनी बात कह रहे हैं, एज ए पार्टी एज ए सरकार हम अपना काम कर रहे हैं, लोग उसका आकलन कर रहे हैं, तो वो कोई विषय बनता नहीं है जी। दूसरा, केदारनाथ और केदारनाथ घाटी के जितना कुछ बीजेपी ने किया है वो बहुत आगे है कांग्रेस से। और वो सीट पहले भी बीजेपी के पास थी, क्योंकि इससे पहले शैला रानी जी हमारे वहाँ पर विधायक रही, हमारे पास थी। आज हम उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जो शैला रानी जी के जो पाइपलाइन में जो काम थे, आपने देखा हो मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ में टेकअप किया और उन कामों को लेकर वो आगे बढ़े हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो शैला रावत जी ने जिन कामों को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया था, उन संकल्पों को हम पूरा करेंगे। और उस झंडे के साथ में आशा नोटाल जी खड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के रूप में। तो केदारनाथ के लोगों को भी जो शैला रानी रावत के साथ उनकी संवेदना है, वो संवेदना कहीं ना कहीं आशा नोटाल जी के साथ भी बनती है, और हम उस चीज़ को आगे कैरी करेंगे, उस क्षेत्र के डेवलपमेंट को कैरी करेंगे। तो मैं समझता हूँ इस विषय को लेकर लोग कन्विंस हैं और आशा नोटाल जी के साथ हैं जी। पार्टी के लिए और नेताओं के लिए विचारधारा कितनी जरूरी है? मैं समझता हूँ पार्टी के लिए भी और नेताओं के लिए भी विचारधारा ही एकमात्र आधार है। जो नेता सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है या अपने को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, उसको मैं लीडर नहीं मान सकता। लीडर वही हो सकता है कि जिसकी कोई विचारधारा हो और जिसके दल की कोई विचारधारा हो। अगर विचारधारा ही नहीं होगी तो आप किस धरातल पर खड़े रहेंगे? विचारधारा तो धरातल है ना। अगर आप विचारधारा से बाहर हटके अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो फिर तो आप स्वार्थी हैं, आप अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर आप विचारधारा के साथ खड़े हैं, फिर आप एक विचार के साथ खड़े हैं, किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। फिर बीजेपी जो उल्टी विचारधारा वाले लोगों को अपने में सम्मिलित कर लेती है। जैसे हम बात करें शुभेंदु अधिकारी की, जो शारदा चिट फंड स्कैम में है, फिर हम हार्दिक पटेल की बात करें, या हम अशोक चौहान की बात करें जो आदर्श घोटाले में जिनका नाम आता है, और नवाब मलिक जिनके बारे में आप कह चुके हो कि दाऊद से उनके ताल्लुक़ हैं। और फिर मतलब क्या बीजेपी एक जो उनको वॉशिंग मशीन का एक संज्ञा दी जाती है कि वॉशिंग मशीन, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाके आज जो तुम पे आरोप है, कल अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो सारे धुल जाते हैं। और आनंद रंगनाथन जी ने तो पब्लिकली ये भी बोला है कि बीजेपी में वॉशिंग मशीन नहीं, पूरा का पूरा धोबी घाट खुला हुआ है। इसमें आपका क्या टेक है? बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। देखिए, जब हम विचारधारा की बात करते हैं तो व्यक्ति गौण हो जाता है, विचार बड़ा हो जाता है। और वो व्यक्ति कहीं भी है, वो किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव पर, अगर वो हमारे विचार से सहमत होता है तो हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए स्वागत योग्य है कि उसकी विचारधारा में परिवर्तन आया है। और अनुभवों के आधार पर विचार बदलते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बदलते। अगर उन लोगों को विचार बदलकर वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े हो रहे हैं तो उसका स्वागत हो रहा है। जहाँ तक रही वॉशिंग मशीन और धोबी घाट की बात, तो अच्छा है ना। अगर किसी पर दाग लगा उस दाग को हम धो पा रहे हैं तो अच्छा है ना। तो यहाँ पे बात आ जाती है, किसी के दाग धोने का अगर हम काम कर रहे हैं तो ये क्या खराब बात है कि किसी जीवन को अगर हम इस पड़ाव में आके भी ठीक कर पा रहे हैं, उसको ठीक राह पर ला पा रहे हैं, तो कोई गलत काम है क्या? इसमें तो कोई गलती नहीं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ऐड करना चाहूँगी कि अगर किसी पे ऐसे आरोप और प्रत्यारोप लगे हैं और वो प्रूव भी हो गए हैं, तो क्या उनको सजा देनी चाहिए या अपनी पार्टी में बुला के ऐसे धुलाई होनी चाहिए? क्या है, स्टेन्स की सजा देने का काम पार्टियों का नहीं है, वो कानून का काम है। अगर कानून की दृष्टि से वो कहीं अपराधी हैं तो कानून उसमें निश्चित तौर पर अपना संज्ञान लेगा और अपना काम करेगा। ठीक है ना। जैसे आपने कहा वो विचारधारा के साथ जुड़े हैं,
मैंने कह दिया आपको विचारधारा जो है व्यक्ति से ऊपर है। अगर कोई व्यक्ति अपना विचार बदलना चाहता है, हमारे साथ आना चाहता है, मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात, आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। कई बार लोग कहते हैं साहब कांग्रेस के लोग आपके साथ आ गए, ये हो गया सो हो गया। ऐसे ही कांग्रेस के तमाम लोगों को हमने साथ लेकर केंद्र में हमारी सरकार बनी, 2 बार की सरकार हो गई, तीसरी चल रही है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि हमारी विचारधारा के धरातल में ये है कि हम 370 समाप्त करेंगे, ठीक, उसी बहुमत के आधार पर जिसमें वो लोग भी सम्मिलित हैं, हमने 370 समाप्त किया। अगर उनको हमारी विचारधारा के साथ खड़ा होना पड़ा, ठीक, उसी आधार पर हमने राम मंदिर का पक्ष लिया। आज राम मंदिर बन के तैयार हुआ। वो लोग कांग्रेस में रहते हो सकता विरोध करते रहे हों, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनको साथ खड़ा होना पड़ा, वो साथ खड़े हुए, हम उस पर अपना काम कर पाए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं उत्तराखंड में भी कि जो उस समय कांग्रेस से टूट कर हमारे बीच में आए थे, हमारे पास आए थे। आज हमने अपने कमिटमेंट को निभाकर उनको भी हमने आगे रखा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नीतिगत निर्णय हैं, जो वैचारिक धरातल पर आधारित है, वो नीतिगत निर्णयों में सबको साथ खड़ा होना पड़ रहा है, साथ खड़े हो रहे हैं। आप उनको अलग से तो नहीं कह सकते। तो आखिर वो अगर मान लो गलत थे, उसका दुष्प्रभाव हम पर कहाँ आ रहा है? अगर वो ठीक होकर चल सकते हैं तो चले, और नहीं फिट बैठेंगे तो स्वयं निकल जाएंगे, हमें तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये तो आरोपियों को संरक्षण देने वाली बात हो गई ना। कोई संरक्षण नहीं दे रहा, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर कानून के ऊपर कोई कार्रवाई करता हम बचाते तो हम गलत है। कानून अपना काम करे ना, हम काम मना कर रहे हैं। अगर नवाब मलिक आतंकवादी निकलते हैं तो करे ना टाड़ा बंद, क्या दिक्कत है? कानून बंद करें उनको। कोई बीजेपी रोकने जाएगी क्या? या किसी ने कोई आर्थिक अपराध किया है, अगर कानून उस पर शिकंजा कसना चाहता है, कसे ना, कौन रोक रहा है? तो नवाब मलिक की जहाँ तक दाऊद से जुड़ने की बात जो आपने कही थी, और उन्हीं को कैंडिडेट बना दिया है महायुति से, तो क्या सही है ये? आपने ये भी देखा होगा, हमारे लोगों ने कहा इसका चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है। अब क्योंकि हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, हर दल अपने कैंडिडेट तय करने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने अपने कैंडिडेट तय किए, लेकिन हमने ये भी कहा है कि हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सिद्धांत हमको अलाउ नहीं करता है। तो इसकी जिम्मेदारी उस दल पर जाती है जो दल उनको टिकट उनको लड़ा रहा है। लेकिन कोalition में तो आप, लेकिन मैंने सामान्य बात कही है कि उन पर जब कार्रवाई की बात आएगी तो कहीं भी बीजेपी आने नहीं आएगी, बीजेपी स्वागत करेगी उस कदम का। ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बहुत बढ़िया। तो जब राज्य गठन के आंदोलन चल रहे थे, उसमें आप एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा थे। आप पे NSA भी लगा हुआ था। NSA दर्शकों को जो नहीं जानते हैं, वो एक ऐसा एक्ट है जिसमें यह प्रावधान है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जिससे देश को खतरा है, उसको बिना मामला दर्ज की हिरासत में लिया जा सकता है। तो 1994 की बात है शायद ये, आपको जेल में डाला गया। मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि बिल्कुल एक आतंकवादी के जैसे उनके साथ जैसे ट्रीटमेंट होता है किया गया, ना किसी की बात अंदर आने दी, ना आपकी किसी से बातचीत होने दी। तो कुछ बताएंगे इस प्रकरण के बारे में, कैसे मतलब कैसा रहा उस समय आपका? पहली बात तो ये दबंग शब्द जरा बदनाम शब्द हो गया है। आपकी तो बेबाकी के चर्चे हैं। वो ठीक है, मैं एग्रेसिव भी हूँ। आप क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्रांतिकारी, जब दबंग की आप बात करते तो ऐसा लगता है कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति है जो झगड़े झंझट करता है, दूसरों पर जोर जबरदस्ती करता है, ऐसी छवि बन गई है पॉलिटिशियंस की। पर्सपेक्टिव की बात है ये। तो मैं उस छवि में नहीं जाना चाहता। हाँ, ये जरूर है कि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ उत्तराखंड मूवमेंट का, और मेरे कैरेक्टर में एक आप कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी एक भाव है मेरे अंदर, जो किसी भी चीज़ पर जहाँ पर बोलना है, मूल्यों से हट के बात हो तो मैं रिएक्ट कर जाता हूँ और अपनी बात बोलता हूँ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, बिना किसी नुकसान का आकलन किए हुए कि नुकसान भी होता तो होने दीजिए, लेकिन अगर सही बात है तो कहनी पड़ेगी। वो मेरा एक अपना एक टेम्परामेंट है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। जहाँ तक उत्तराखंड मूवमेंट का प्रश्न है, तो उस मूवमेंट को मैंने जिया है। एक तो मूवमेंट करना होता है, एक मूवमेंट जीना होता है, बिल्कुल। और जो आज भी मेरे अंदर वो भाव बैठा हुआ है, वह जब समय आता है वो निकल पड़ता है। कई बार मुझे उसके कारण बड़ा असहज भी होना पड़ता है, क्योंकि आज माहौल बदल गया। मेरे दल को भी कई बार मेरी वो बातें सूट नहीं करती हैं। कई बार मेरी उम्र को हो सकता है वो सूट ना करती, क्योंकि अब मेरी एज बढ़ गई है, ये भी संभव है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि उम्र का आदमी आज भी लड़ने भिड़ने तैयार रहता है। अब ऐसा लगता होगा ना, इसलिए लोगों ने दबंग शब्द कहना शुरू कर दिया। लेकिन क्या है, मैंने उसको जिया है तो मेरे कैरेक्टर का हिस्सा बन गया है। तो जब जब पहाड़ की बात आती है, आंदोलन की बात आती है, अपनों की बात आती है, कुछ
कुछ कर गुजरने की बात आती है तो मेरे अंदर वो आंदोलन खड़ा हो जाता है। तो आंदोलन मेरे अंदर आज भी जिंदा है, मैं जी रहा हूँ उसको। उस मोमेंट में जब हम लोग लगे तो निश्चित तौर पर उन दिनों में बहुत एग्रेसिव था और तमाम मूवमेंट मैंने उस बीच में किए थे, पहले से मेरे चले आ रहे थे। जो जनहित के एमडीडी के विरुद्ध मूवमेंट था, तमाम लाठीचार्ज वगैरह मेरे ऊपर हुआ और मैं तमाम अव्यवस्थाएं समाज में थी, करप्शन का अगेंस्ट में लड़ रहा था और सड़कों पर उतरा हुआ था, मान के चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार मेरे मूवमेंट चल रहे थे जी। तो जैसे मैं उत्तराखंड मूवमेंट में शिफ्ट हुआ तो स्वाभाविक बात है मेरे फॉलोइंग थी, मेरा एग्रेशन था, मेरा जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड था उसको देखते हुए सरकार ने मुझे, उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, मुझे एनएसए में बंद कर दिया। वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है रासो का, जिसमें कम लोग होते हैं, तो मुझे बरेली जेल में शिफ्ट किया गया। वहाँ मुझे बिल्कुल कितने दिन रहे आप वहाँ पे? मैं 2 महीने रहा वहाँ। आप 2 महीने रहे? 2 महीने रहा। तो उसमें एक आतंकवादी ट्रीटमेंट जिस तरह होता है, मुझे अलूफ रखा गया था, तनाई जिसको बोलते हैं, अलग से। बिल्कुल। मेरे से डीएम यहाँ से परमिशन करता था तो कोई मिल पाता था, नहीं मिल पाते थे। मेरा खाना, क्या उम्र थी आपकी उस समय? 94 में लगा लो, 61 का मेरा बर्थ है। 32-33 साल? 32 साल ये उम्र थी मेरी उस समय, है ना। तो लेकिन ठीक था, मैंने उस मोमेंट को जिया और आज मुझे आनंद आता है जब मैं उस क्षणों को देखता हूँ कि बहुत गर्व की बात है मैंने ऐसी भी लाइफ जी है। और मैंने कभी भी पॉलिटिकल फील्ड में उस विषय को कभी डोमिनेट नहीं होने दिया, क्योंकि मैं इस बात को ज़्यादा अच्छा मानता हूँ कि मुझे लोग भाजपा कार्यकर्ता के नाते पहचाने, बनस्पत आंदोलनकारी तो वो मेरा काम है, वो मेरी लाइफ है वो। क्योंकि मैं पहाड़ का बच्चा ही हूँ, उम्र बड़ी हो गई, लेकिन मैं पहाड़ की मिट्टी का हूँ, तो वो मेरा काम है। वो उसका श्रेय नहीं ले सकता मैं, न मैं उसको पॉपुलर करना चाहता। वो मेरा काम है। अगर मैंने किया है तो मैंने अपने पितरों के लिए किया है, मैंने अपनी पीढ़ियों के लिए किया है, तो वो मेरा पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं हो सकती। मेरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, एक विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं उस लेगेसी को कैरी करके चल रहा हूँ जो मेरी पार्टी की है, जो मेरी विचारधारा की है, और उसको लेकर मैं आगे जाना चाहता हूँ। तो वो एक अलग माहौल था, आज भी उसकी छाप मुझ पर है, कहीं ना कहीं मेरे अंतर मन में है। और मैं जब बोलता हूँ तो कई बार भावुक भी हो पार्टी भी असहज होती है, मैं भावुक भी हो जाता हूँ विधानसभा में उन विषयों को लेकर। कई बार भिड़ भी जाता हूँ, जिसको भिड़ा शब्द बोलते हैं, बियॉन्ड दी लाइन चला जाता हूँ। मैं एहसास भी होता है मुझे, लेकिन मुझे लगता है शायद मुझे ऐसा ही करना चाहिए, मैं ऐसे ही हूँ, तो मैं उस कैरेक्टर को एंजॉय कर रहा हूँ। जी। बात करते हैं जब ये जो हमारा जो राज्य है वो बड़े आंदोलनों के बाद हमको मिला है, और पहले लोग कहते थे कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, तो बात आती है भू कानून की। भू कानून में आपका क्या टेक है? क्योंकि अभी मैं एक मुख्यमंत्री जी का देख रही थी, केदारनाथ जी में बैठ के ही वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे और कह रहे थे कि अब जब बजट सेशन आएगा मार्च में तो इसको कर देंगे। तो लगता है आपको कि नहीं, देखिए सफल क्या है, जो लाइनें अपने प्रयोग की हैं, कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। आज तो कोदा झंगोरा की बड़ी कीमत हो गई है, मिलेट ईयर चल रहा है। जी जी जी। लेकिन कोदा झंगोरा पहाड़ की गरीबी का प्रतीक था। मैंने वो लाइफ देखी है बचपन में कि जब कोदे की बालियाँ पूरी पकती भी नहीं थी तो उससे पहले निकाल दी जाती थी और लोग उसी को उबाल के खाते थे, झंगोरे को उबाल के खाते थे। वैसे परिवार भी मैंने देखे हैं, मैंने उस लाइफ को बहुत नज़दीक से देखा है। तो हमारी गरीबी का प्रतीक है वो, तो इसीलिए हमने कहा हम गरीबी में रह लेंगे लेकिन हम राज्य बनाएंगे। ये हमारी जिद थी, ये हमारी लड़ाई थी, और वो हमने किया, आज जो कोदा झंगोरा महंगा हो गया, मिल भी नहीं रहा अब तो, बिल्कुल अब तो मिल भी नहीं रहा है। लेकिन वो सब चीज़ें क्या है कि अगर उसको एक लार्जर उस पर देखेंगे आप प्रोस्पेक्टिव में, तो बेसिकली क्या है कि पहाड़ की अस्मिता उससे जुड़ी हुई है। करेक्ट। पहाड़ की सांस्कृतिक समृद्धि उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि बाकी की जो विकास और बाकी सब चीज़ों के साथ साथ ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिन पर हमको काम करने की आवश्यकता है। आज पहाड़ की जो अस्मिता है, जो सांस्कृतिक समृद्धि है, ये दोनों खतरे में है इस समय। खतरे में इसलिए हैं कि जिस तरह लोगों का आना जाना उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड में बेहतर लाइफ कंडीशंस हैं, इसलिए बाहर के राज्यों के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं। मैं मानता हूँ जहाँ कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो अपने साथ अपनी संस्कृति को साथ लेके जाता है, अपना कैरेक्टर साथ लेके जाता है, बिल्कुल, और उसमें वो जीता है। तो बाहर के लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण हमारा जो सांस्कृतिक और सामाजिक ताना बाना था
वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, वो उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है इन चीज़ों का। जो डेमोग्राफी है उत्तराखंड की, वो सब इस समय बिगड़ रही है, मतलब वो मूल से हट रही है। अब उसको बचाने का काम है। ये भू कानून हो गया, मूल निवास हो गया, ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब भू कानून तो उत्तराखंड में पहले से मौजूद है। अभी कांग्रेस कहती है कि साहब 2003 में तिवारी जी का भू कानून था, जो तिवारी जी उस समय वह पहली गवर्नमेंट कांग्रेस से बनी थी, जो चुनी हुई गवर्नमेंट थी, तो तिवारी जी के समय पर एक भू कानून लेकर वो आए थे। तो उसमें 2-3 चीज़ें उन्होंने तय की थी। एक तो उन्होंने ये तय किया था कि भाई 12.5 एकड़ की सीलिंग लगा दी थी। दूसरा ये था 500 स्क्वायर मीटर तक आप आवास के लिए मकान ले सकते थे, जमीन ले सकते थे। ये तिवारी जी के भू कानून में था। उसके बाद नेक्स्ट आए खंडूड़ी जी। खंडूड़ी जी ने उसमें थोड़ा और अमेंडमेंट किया, बाकी का तो उन्होंने वही रखा, लेकिन उन्होंने जो 500 स्क्वायर मीटर का था उसको 250 कर दिया। ये खंडूड़ी जी ने संशोधन किया और वो सख्त भू कानून माना गया। उसके बाद तीसरी बार जो उसमें छेड़छाड़ हुई वो त्रिवेंद्र जी के टाइम पर हुई। त्रिवेंद्र जी के टाइम पे ये था, क्योंकि जो पहले से जो भू कानून थे उनमें भी आप व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जमीन ले सकते थे। करेक्ट। उस प्रयोजन से जी। और अगर वो प्रयोजन से आप उसका उपयोग नहीं करते तो वो अल्टीमेटली फिर गवर्नमेंट में निहित हो जानी थी जमीन, ये उसमें प्रावधान थे। त्रिवेंद्र जी के समय पे क्या था, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी एक बड़ा प्रमुख मुद्दा है, जैसे मैंने कहा पलायन वगैरह, ये एक प्रमुख मुद्दा है। तो हमारे सामने ये भी चुनौती है कि हम पहाड़ों पर रोजगार का अवसर कैसे उपलब्ध कराएं। तो उसके लिए यहाँ पर एक इन्वेस्टर समिट हुआ। उस इन्वेस्टर समिट में कुछ सुझाव आए। उन सुझावों के आधार पर यह हुआ कि अगर हम पहाड़ों में कोई इंडस्ट्री ले जाते हैं या कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस ले जाते हैं तो वहाँ की भूमि की उपलब्धता एक बड़ी समस्या थी। और मान लो भूमि उपलब्ध हो भी जाए तो उसका लैंड यूज चेंज होना, वहाँ पर काम कर पाना, ये एक बड़ा मतलब एक कठिन कार्य था, जिसके कारण वहाँ चैलेंज ये माना गया। जो ऑब्जर्वेशंस थी वो ऑब्जर्वेशंस ये कहती थी कि यहाँ पर जो हम लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, जिसके कारण हम यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं लगा पा रहे हैं, और बड़े इंस्टीट्यूशंस बेरोजगारी दूर करने के लिए एक फाउंडेशन का काम करेंगी। तो उसको देखकर त्रिवेंद्र जी ने उस समय पे एक व्यवस्था ये बना दी कि साहब आपके अगर आप कहीं कोई इंस्टीट्यूशन लाते हैं तो उसका लैंड यूज डीएम स्तर पे चेंज हो जाएगा, सरकार तक नहीं जाना पड़ेगा। ये छोटा चेंज उन्होंने किया, लेकिन उसमें भी ये था कि भाई अगर आप वो जमीन अगर आप उपयोग में नहीं लाते तो पहले सरकार में ऑटोमेटिकली निहित हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक अंतर उसमें किया गया था। आज भी वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों को उतनी डिटेल्स नहीं मालूम है एक्चुअली। जैसे भू कानून, तो भू कानून लोगों को लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, भू कानून आया कुछ बड़ा हो जाएगा। एक साइकोलॉजी बन गई लोगों की, एक परसेप्शन बन गया। उत्तराखंड भू कानून तो लोगों को लगता है कि भू कानून लाकर हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन भू कानून तो ऑलरेडी मौजूद है। अब उसमें कांग्रेस कहती साहब तिवारी जी के टाइम का ये भू कानून था बहुत अच्छा है। अगर वो अच्छा तो ऑलरेडी है, उसमें अमेंडमेंट हुए थोड़ा बहुत, और हमारी सरकार ने भी कहा कि भाई भू कानून हम लागू करेंगे, और लागू है। जो अमेंडमेंट्स हुए उसकी समीक्षा करेंगे, अगर आवश्यक नहीं होंगे तो उनको विड्रॉ कर लेंगे। ये तो मेरे मुख्यमंत्री ने बोला है। तो डेडलाइन भी नहीं दे रहे हैं ना, समीक्षा कब तक हमने भी नहीं, चल रहा है। देखिए, डिमांड करने को आप आज कह सकते हैं अभी करो, आज दो अभी दो। हमने उत्तराखंड की बात की ना, हमने 94 में नारा लगाया आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो बना 2000 में आके। क्योंकि जिनको बनाना है उनको समय चाहिए होता है काम करने के लिए, वो 2 दिन में तो होता नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया है उसकी, एक समय लगता है। ऐसे हम कहते हैं आज दो अभी दो, भू कानून दो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। अब मजबूरी हो, वो मजबूरी क्या है उसको समझदार लोग चाहिए। तो भू कानून को लागू करने के साथ साथ क्या प्रारूप उसका आना चाहिए, किस तरह लागू होना चाहिए, उसकी स्टडी तो करनी पड़ेगी ना। ये बिना अध्ययन के हो जाएगा? उस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। आगे चल हमको उसको लागू करना है। अब हमको कितने एंगल पे काम करना है? पहला ये है कि जो पहाड़ों में हम विकास करना चाहते हैं, जो रोजगार का आधार बनेगा, वो प्रभावित ना हो, वो एक एंगल हमको देखना पड़ेगा। दूसरा हमको ये भी देखना पड़ेगा कि पहाड़ में जो लोगों की ज़मीनें हैं उनकी वैल्यू न गिरे, वो डिवैल्यूएट ना हो। क्योंकि शहरों में तो हम 100 गज में 1 करोड़पति बने बैठे हैं, और पहाड़ में 100 नाली का आदमी भी जो है लाखों में नहीं है। और कल हम अगर और ज़्यादा भू कानून सख्त कर देंगे और मान लो उसको बिल्कुल ठप कर दें हम एक बार, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वो डिवैल्यूएट हो जाएगी। लॉस किसका होगा? उस व्यक्ति की कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो मैं उसकी चिंता में भी उसको कैसे बचाऊं? तो
ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो अभी सेटल डाउन होने हैं, उसके बाद ही कोई सही प्रारूप जो कि देखिए लोग जो मांग रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि उनके लिए वो सही है। हमको उनके जीवन के लिए बेहतर क्या देना है ये सोचना सरकार का काम है, ये हमारा सरकार का काम काम है, है। ये मेरा बिल्कुल, काम है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बच्चा होता है तो बच्चा आग की तरफ आकर्षित होता है, उसको ये तो मालूम नहीं कि आग में जाके जल जाएंगे, लेकिन माँ उसको खींचती है, मत जा, आग खेलने की चीज नहीं है। कानून भी इसी तरह की चीजें हैं। कई बार हम बहुत सख्त कानून बना देते हैं तो लागू किस पर होना है? हम पर ही होना है। उसका दुष्प्रभाव किस पर पड़ना है? अगर उसके अच्छे प्रभाव है तो दुष्प्रभाव भी साथ साथ चल रहे होंगे, वो हम पर ही पर होने हैं। तो जब तक हम इसको पूरी तरह से देख नहीं लेते और उसको ऐसा नहीं बना देते कि जिसके कारण हमारे लोगों को नुकसान ना हो और हमारी अस्मिता भी बची रहे, हमारी जमीनें बची रहे, इसको जब तक हम संतुलित नहीं कर देते इस पूरे मसले को, तब तक ये आनंद फानंद में लागू नहीं होना चाहिए। इस पर समय लगेगा और लोगों को भी समय देना चाहिए क्योंकि उनकी बेहतरी के लिए होना है इसमें। लेकिन एलिगेशंस ये भी हैं कि काफी लोगों ने जमीनें ले ली हुई हैं लेकिन उद्यम के नाम पे अभी तक कुछ नहीं। ठीक है ना, वो जमीनें सारी सरकार में नहीं तो जानी चाहिए, उसमें तो कोई करना ही नहीं है। और उसके बाकायदा लेकिन 2 साल के लिए बोला और उसमें क्या है, जी। उसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कानून है। जिन लोगों ने जिन जिन प्रयोजनों से लिया है अगर वो उसमें नहीं किया है तो अभी गवर्नमेंट ने डीएमओ से रिपोर्ट मांगी हुई है, वो रिपोर्ट आएगी तो वो एक आदेश में वो नहीं हो जाएगी। उसमें कोई लंबा चौड़ा काम थोड़ा ना, कोई बड़ा काम नहीं है। उसमें सिर्फ यही है कि जो कृषि भूमि है उसको किस ढंग से उसका निस्तारण होना है, उस पर किस हद तक रोक लगनी है, ये बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ जो बड़ी आवश्यकताएं हैं, पहाड़ों में भू कानून लाने से पहले भू प्रबंधन की आवश्यकता है। अब तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग इतना मालूम नहीं होगा, वहाँ आज भी गोल खाते हैं। एक एक खाता 50-100 लोगों का नाम चला आ रहा है। जैसे मेरे दादा के नाम होगा, मेरे पापा के नाम, मेरे चाचा के, फिर उनके बच्चे, हम बच्चे, हमारे बच्चे। तो जमीन तो मान लो 8-10 नाली जमीन है, 10 नाली में 50 ओनर हैं। अब 50 ओनर में मान लो मुझे मकान बनाना है तो मेरी कहाँ पर है पता ही नहीं है, मेरी कौन सी है। इसके लिए कोई बंदोबस्त 50 ओनर है, बंदोबस्त नहीं हुआ। हम्म, बताते 67 साल तक बंदोबस्त नहीं हुआ पहाड़ों के अंदर, लैंड यूज फिक्स नहीं हुआ। आप भू कानून ला रहे हो उससे पहले लैंड यूज फिक्स करें ना, भैया कृषि भूमि होगी, नोटिफिकेशन कर दीजिए, इस पर कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं होगा। आप व्यवसायिक उपयोग के लिए एयरमार्क कर दीजिए, लैंड नोटिफाई कर दीजिए कि लैंड व्यवसायिक उपयोग। ये तो कंप्लीट सब्जेक्ट है। मैं तो मेयर रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे तो जमीनों के बारे में थोड़ा आइडिया है क्योंकि मैंने बरसों काम किया शहर में। तो आपको चीजें नोटिफाई करनी पड़ेंगी कि ये जमीन हमारे कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए एयरमार्क होगी, उसमें भी हम इतना तक लोगों को दे पाएंगे। इस जमीन का भू उपयोग चेंज नहीं होगी, कृषि है तो कृषि में ही निहित होगी, इसका भू उपयोग चेंज नहीं होगा किसी कीमत पे। जैसे हिमाचल में, लोग हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल में भी क्या है, हिमाचल में कृषि की भूमि कृषि के लिए ही उपयोग में हो सकती है और वहां का व्यक्ति ले सकता है। जी जी जी। तो इसी प्रकार से कुछ हमको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये तो तय करें कि कौन सी भूमि कृषि की है, कौन सी हमारी वो है। फिर भू प्रबंधन किसकी भूमि है, वो 50 खातेदार हैं और 5 लाख मुआवजा मिलता है, तो किससे 5,000 रुपये आता, क्या करोगे अब बताओ। इस दिशा में सरकार काम कर रही है, सरकार को इस दिशा में काम कर रही है, तो उसको समय चाहिए जी। समय के साथ सारी चीजें होंगी। भू कानून आना चाहिए, सख्त भू कानून होना चाहिए, लेकिन उसको किस रूप में आना है ये चीजें थोड़ा सा सोच समझ के करनी पड़ेगी। जल्दीबाजी से करने वाला काम नहीं है। देहरादून में 100 गज की जमीन लेकर आदमी 1 करोड़ का मकान बना के बैठा हुआ है और वो यहाँ से भू कानून की बात वहां कर रहा है। तो अपना 1 करोड़ 1.5 करोड़ का मालिक हो गया देहरादून में 100 गज में लेके, और वहां सोनाली वाले को तू कह रहा कि इसको 10 लाख मिले, ये भी ना मिले, उसकी कीमत 10,000 रुपये हो जाए, कैसे होगा। कल वहां बैठा हुआ मेरा कोई व्यक्ति है, उसको कल बच्चे को पढ़ाना, उसका बच्चा अच्छा निकल जाता है कहीं पढ़ाई में, उसके पास कोई एसेट नहीं है, वो बैंक में जाता है, उसने कहा साहब मेरे बच्चे को जो है एजुकेशन लोन दे दीजिए। वो बैंक कहेगा तेरी हैसियत क्या है, लोन मांग रहा 20 लाख, हैसियत तेरे 2 लाख की नहीं है। क्या ये प्रश्न नहीं है क्या? बिल्कुल। क्या ये एड्रेस नहीं होने चाहिए क्या? बिल्कुल होने चाहिए, होने चाहिए। देहरादून में बैठकर भू कानून की बात करना और उस बेचारे पहाड़ को सीधे साधे आदमी जिसको पता ही नहीं कि वो क्या रहा है, उसको मालूम नहीं बंदोबस्त क्या होता है, उसको पता ही नहीं भू प्रबंधन की बात क्या हो रही है, ये उसको पता ही नहीं लैंड वैल्यू डिवेल्युएट हो जाएगी, उसको पता नहीं कि रातों रात जो है वो आज अगर लाख का मालिक 1000 पर आ जाएगा, उसको मालूम ही नहीं है, अभी तक इनोसेंट है।
तो जागरूक करने का काम किसके हाथ में है? सरकार कर रही ना, कर रही है। प्रयास तो हो रहे ना। जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इशू जाने चाहिए लोगों के बीच में, जी ताकि बिल्कुल इन पर भी चर्चा हो। बिल्कुल। मैं मिला था जो लोग ये मूवमेंट कर रहे हैं, मैंने कहा था उनको कि भाई ऐसा कुछ करो, क्योंकि हम भू कानून भी लागू करना चाहते हैं, सख्त भू कानून लाना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ हम अपने लोगों का नुकसान भी नहीं चाहते हैं। उनको कैसे सेव करें, वहाँ पर कैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जाएं, वहाँ कैसे रोजगार के अवसर जनरेट करें, पलायन तभी तो रुकेगा। बिल्कुल। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आएंगे तभी तो वहाँ एजुकेशन फैसिलिटीज बनेंगी, तभी तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज बनेंगी, वेलनेस सेंटर जाएंगे। आपका टूरिज्म कैसे आगे बढ़ेगा अगर आप वहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं लाएंगे, टूरिस्टों के लिए जगह नहीं बनाएंगे, टूरिज्म कैसे डेवलप करेंगे आप बताइए मुझे। अब टूरिज्म पर आपका फोकस है, हमारा सेकंड लार्जेस्ट अर्निंग जो है टूरिस्ट है, टूरिस्ट से है जो हमारी इकोनॉमी है। तो इन सब चीज़ों को एज ए होल स्टडी कर तब जाके कोई चीज़ निकल कर आएगी, तब सही भू कानून बनेगा। दबाव में नहीं बनेगा। भू कानून तो ऑलरेडी चला आ रहा है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो नया करने जा रहे हैं, ये तो चला ही आ रहा है, इसमें कहाँ दिक्कत है। ये थोड़ा सा बीच में त्रिवेदी जी के टाइम पे कुछ अमेंडमेंट्स हुए, उसी को लेकर लोग चल रहे हैं, तो वो तो एक आदेश में खत्म हो जाएगा, तो एक आदेश हो जाएगा, पुरानी स्थिति बहाल हो जाएगी जो तिवारी जी के टाइम थे, करोड़ जी के टाइम थे। जी, जनता वेट कर रही है कि तो बहाल हो जाएगी जी। वो तो कोई इशू नहीं है, वो इशू नहीं है। मेरा इशू ये है कि कैसे इसको और बेहतर बनाया जाए, और बेहतर, बिल्कुल, और यही होना भी चाहिए जी। लेकिन वो जब तक आप सारे एंगल पर विचार नहीं करोगे, सब प्रकार की तरह से सोचोगे नहीं, तब तक जो है करना जल्दीबाजी होगी। उसको पहले स्टडी करें तब उस पर आगे बढ़ें, ये मेरा मानना है। देहरादून के शीशमबाड़ा की बात करते हैं, जहाँ पे आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट ला रहे थे, और जिस दिन वो स्टैब्लिश होने वाला था आप पर जानलेवा हमला हो गया था। सरकार कांग्रेस की थी, सरकार ने भी आपका साथ नहीं दिया। क्या था वो पूरा प्रकरण? देखिए, देहरादून नगर निगम में रहते हुए मैंने बहुत सारे प्रयोग किए, रिफॉर्म्स किए, प्रयोग किए। आज देहरादून उसी पर आगे बढ़ रहा है, अभी तो उसमें कुछ नया कुछ हुआ नहीं। मैं अभी चर्चा कर रहा था, देहरादून में सबसे पहले डोर टू डोर कलेक्शन जब शुरू हुआ तो मैं तब चेयरमैन था, और एक प्रमुख संस्था हुआ करती थी, एनजीओ था, डॉलर वाले में उनसे बातचीत कर रिक्शों से मैंने ये प्रारंभ किया था। करते करते आज इतना बड़ा स्ट्रक्चर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का खड़ा हुआ। इसी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट लगाने की बात आई थी, क्योंकि जो हमारे मानक थे MHW के, वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो उसमें फिर हमने कहा भाई एक प्रोजेक्ट लगना चाहिए। उसके लिए मैंने पूरे देश में स्टडी की, अल्टीमेटली शीशमबाड़ा में वो प्रोजेक्ट लगा। किन परिस्थितियों में लगा सबको मालूम है, वहाँ प्रॉपर्टी डीलरों ने या किसी तरह बाहर से लोगों को लाकर मेरे ऊपर हमले भी किए। खैर किन्हीं कारणों से वो जिद्दोजहद करके हमने किया, उसको सरकार के लोगों ने विरोध कर दिया था। खुद मेरा इसलिए मानना है कि खुद हरीश रावत जी नहीं चाहते थे लगे यहाँ पर, क्योंकि उनके कुछ भगत थे, चेले चाले, वो विरोध कर रहे थे, तो वो अपने आप को विड्रॉ कर लिया उन्होंने। हमारे प्रीतम हमारा नगर विकास मंत्री थे, कांग्रेस सरकार में थे, मैंने इनको कहा भाई तुम आ जाओ, ये निकल गए वहाँ से। अल्टीमेटली मुझे वहाँ, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो जनहित के, हाँ, लेकिन नहीं सोचते ना लोगों को अपने और अपनों की ज़्यादा चिंता रहती है, समाज की चिंता कम रहती है। तो खैर वो लगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि जिस तरह से मैंने उसको लगाया था लोग चला नहीं पाए उसको। ये लोग आज वहाँ प्रॉब्लम्स, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बाद में मैं निकल कर आ गया, मैं इधर लग गया, तो वहाँ जिस तरह उसको आगे बढ़ना चाहिए तो बढ़ नहीं पाया, और आज वहाँ प्रॉब्लम्स खड़ी हैं। जबकि पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे इंडिया में ये बंद प्रोजेक्ट पहले ही है, ये कवर्ड प्रोजेक्ट है ये। क्योंकि अमूमन क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं वो ओपन में होते हैं, और मैं पूरा हैदराबाद, अहमदाबाद सब देख के आया था, दिल्ली चल गया। लेकिन मैंने कहा भाई वहाँ आसपास, क्योंकि होता क्या, जो ओपन में होता है तो कौवे और कुत्ते वगैरह यहाँ को गंदगी क्षेत्रों में फैलाते हैं, तो मैंने कहा इसको कॉम्पैक्ट करो, इसको बंद करो। तो बंद प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट है। इसमें मैंने कुछ अपनी टेक्नोलॉजी भी लगाई फिर, जैसे इसमें ओपन में क्या करते हैं, कूड़े को पलटते हैं, सुखाते हैं, तो मैंने इसमें बॉयलर का यूज़ किया। वो मैंने पूरे टनलिंग कर रखे, उसके बॉयलर्स लगा रखे ताकि उसको सुखाने के लिए। मैंने बहुत कुछ किया उसमें। बाद में जैसे वो लिचर्ड है, लिचर्ड प्लांट लगना था, वो इन्होंने नहीं लगाया। क्या है उस प्लांट में, थोड़ा डिकोड करेंगे? उस प्लांट में क्या था, जैसे कूड़ा जाता है, लगभग 30-35 दिन का वो साइकिल होता है, उस कूड़े को पलटते हैं, सुखाते हैं,
बाद में वो छलने लगते हैं, उसके माध्यम से जो बारीक होता है वो तो निकल जाता है, वो बाद में कंपोस्ट के रूप में यूज होता है। बाकी RDF बन जाता है, और जिसको हम बॉयलर्स वगैरह में यूज़ करते हैं, रिफ्यूज ड्राई फ्यूल बोलते हैं उसको, तो वो उनमें यूज़ होता है बॉयलर वगैरह जलाने में। और जो बाकी जो बच जाता है, तो एक साइंटिफिक लैंडफिल साइड वहाँ बनाई हुई थी, वो 20% बचता है, उसको साइंटिफिक लैंडफिल साइड में डाल दिया जाता है और उसको साइंटिफिकली ट्रीटमेंट किया जाता है उसका। अब इन्होंने क्या किया, और उसमें जो कुछ लिचर्ड निकलता है, जो पानी निकलता है उससे, उसको लिचर्ड बोलते हैं। तो लिचर्ड एक जगह इकट्ठा होता है। तो जो वैसे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें क्या है कि लिचर्ड को खुले में कर देते ताकि धूप से वो पानी इवेपोरेट होकर निकल जाए और वहीं सेटल डाउन हो जाए। मैंने उसमें प्रोविजन किया था कि भाई जैसे आप सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, ऐसे आप लिचर्ड ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, उस पानी को प्यूरिफाई करके उसको सिंचाई के काम में लीजिए ताकि वहाँ लिचर्ड अंडरग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट न करे। ये मेरा उसमें प्लान था और मैंने कर भी दिया था। तो एक तो लिचर्ड ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाए, दूसरा ये वहाँ की कंपोस्टिंग को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाए, कंपोस्टिंग नहीं कर पाए। बाद में जो कूड़ा आ रहा था, इसको ट्रीट किए बगैर इन्होंने उस साइंटिफिक लैंड पे साइड में वैसे डालना शुरू कर दिया, वो हिप बन गया, उसका पहाड़ बन गया पूरा। तो ये उसको ठीक से चला नहीं पाए, जो मेरा मानना है। और अभी इसको वेस्ट टू एनर्जी पे जाना था, जो मेरा फर्दर प्रोजेक्ट था, वो भी ये लोग कर नहीं पाए। तो मैंने किया तो बड़ी उम्मीदों के साथ, बहुत टेक्निकली मैंने बहुत हाई क्लास प्रोजेक्ट लगाया था, लेकिन निगम उसको चला नहीं पाया। अच्छा, मैं बहुत इंट्रिग्ड हूँ ये पूछने के लिए। मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो वहाँ पे 3 लैंडफिल्स हैं, आपको पता है, गाजीपुर, ओखला और भलसवा। तीनों में गया हूँ मैं। हाँ। और लास्ट में जहाँ पर रैमकी ने वेस्ट टू एनर्जी लगाया है, तुम गई कभी वहाँ? जाओ जी, तुम लोगों को मतलब की चीज़ें हैं जी। मैं उसमें गया, जब वो बन रहा था मैं तब भी देख के आया, बाद में जब वो स्टार्ट हुआ मैं तब भी गया देखने के लिए। तो उसमें क्या होता है, जब तुमको वेस्ट को सुखाना पड़ता था, ये वेस्ट पूरा सीधे उसमें चला जाता है और जाकर बर्न कर जाता है और उससे एनर्जी जनरेट होती है, बाकी राख निकलती है। तो वो एक तरीका है जिसमें इस तरह के वो नहीं लगते। लेकिन वो तो पहाड़ बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। वो है, लेकिन उसमें एक वेस्ट एनर्जी भी लगा हुआ है, उसको चेक करना जाके। अच्छा। वो ऐसा ना, कूड़े का निस्तारण एक बड़ी समस्या है, वो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं ना वो देयर इज नो आउट, आप डालोगे कहाँ? लेकिन ये है कि उसको कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ कहा था कि वेस्ट एनर्जी बना दीजिए, इसको क्लस्टर बेस कर दीजिए, मसूरी, विकास नगर, सहसपुर, हरबटपुर, डोईवाला, देहरादून, ये मिला के यहाँ कर दीजिए आप, और वेस्ट एनर्जी में ट्रांसफर कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। वो ये लोग कर नहीं पाए, तो वो था मेरे ब्रेन चाइल्ड था, मैंने किया। लेकिन अब राजनीतिक क्षेत्र की कुछ सीमाएं हैं, अब हमारा वहाँ से निकलना हो गया, वो हमारा सब्जेक्ट रहा नहीं, किसी ने हमसे पूछा नहीं, हम खामखाई राय बहादुर बनने की अपनी आदत है नहीं, तो वो वहाँ रह गया। और सरकार में किसी ने हमारा उपयोग किया नहीं कि हम इन चीज़ों को ठीक कर पाते। पर ये दुर्भाग्य है, जो भी है, पार्टी का अपना सोच, अपना तरीका है, समीकरण है, नहीं बन पाया होगा। निगम की जब हम बात करते हैं तो पहले घाटे में थी, आप आए, प्रॉफिट में आई, आपने बहुत अच्छा एक मॉडल, क्या मॉडल होना चाहिए और क्यों, मतलब अभी एक स्मार्ट सिटी का बड़ा वो चल रहा था लेकिन एग्जीक्यूशन पे कुछ दिखा नहीं। देखिए क्या है, सबसे पहले तो आपको, निगम भी क्या है, परिवार है, कोई भी संस्था एक परिवार है। हम अपने घर को चलाना चाहते हैं, घर में क्या करते हैं, घर की आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो हमारे बच्चे भी ठीक पलेंगे, हम भी निश्चिंत रहेंगे, हम प्रोग्रेस भी करेंगे, यही होता है। तो किसी भी संस्था में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन के लिए 2 तरीके हैं। एक तो या तो आप आय के साधन बनाएं और खर्चे कम करें। आय के साधन बढ़ाते रहो, बेतासा खर्चा करते रहो तो कैसे हो जाएगा। तो हमने पहले जाके, क्योंकि शुरू में आय के साधन तो 2 दिन में बढ़ नहीं सकते थे, हमने पहले टेन्योर में उसके खर्चों को सीमित करने की कोशिश की कि जो जरूरी काम थे हमने वो किए, जो गैर जरूरी थे उनको साइडलाइन किया, और खर्चे कम करने की कोशिश की कि कम से कम रिसोर्सेज से अधिक आउटपुट कैसे आ सकता है, जो मैनेजमेंट का नियम है उसको हमने लागू किया और उस पर हमने काम किया। उसके बाद सेकेंड टेन्योर मुझे लगा कि भाई बिना इसकी आय बढ़ाए इसका समाधान नहीं हो सकता, तो मैंने सबसे पहले हाउस टैक्स को रिवाइव किया। वहाँ पहले क्या था, मर्सी टैक्स सिस्टम था, कोई आया उसने कहा 200 रुपये लगा दो, 400 रुपये लगा दो, वो चेहरा देख के लोग लगा दे, सभासद कर देते। मैं कहा नहीं, इसको मैंने कारपेट एरिया बेस्ड हाउस टैक्स
सेल्फ असेसमेंट शुरू किया। बहुत विरोध हुआ, पूरा बोर्ड ने विरोध किया मेरा, लेकिन मैं रुका नहीं, मैंने कहा ये करना है। और उसके कारण जब मैं वहाँ गया था 2008 में एज ए मेयर, उस समय टोटल डिमांड जो टैक्स थी वो 5 करोड़ रुपए थी पूरे शहर में जी। मात्र, जिसमें से रिकवरी लगभग 4 करोड़ 4.5 करोड़ होती थी। बाद में मैंने जब सेल्फ असेसमेंट शुरू किया तो आज की डेट में 62 करोड़ रुपए आ चुका है अभी तक। अच्छा। मतलब जो 2008 में 5 करोड़ रुपए आता था, मेरे इस रिफॉर्म के कारण आज 62 करोड़ रुपए आ चुका है। जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन पर टैक्स अभी शुरू नहीं हुआ, 10 साल का हॉलीडे दे रखा हमने। तो जिस दिन वो 10 साल बाद वो टैक्स शुरू हो जाएगा तो ये अमाउंट पहुंचेगा 100 करोड़ रुपया। तो नगर निगम के हाउस टैक्स से आय 100 करोड़ होने जा रही है आने वाले समय में। एक तो रिफॉर्म ये था। दूसरा रिफॉर्म क्या था, एडवर्टीजमेंट से पैसा आता था। एडवर्टीजमेंट से हमको मात्र 35 लाख रुपया आता था, जबकि छतों में बेहताशा होल्डिंग लगे हुए थे, शहर में बेतरतीब होल्डिंग लगे हुए थे। मैंने एक लड़ाई लड़ी, मैंने कहा ये होल्डिंग हटाइए पहले। पूरे देश के अंदर उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें छतों में होल्डिंग नहीं है, अलाउड नहीं है एज ए पॉलिसी। वो पॉलिसी मेरी बनाई हुई। ये आपका इनिशिएटिव? मेरा इनिशिएटिव है। मैंने छतों सारे होल्डिंग हटाए, मैंने शहर से बेतरतीब होल्डिंग हटाए, और फिर मैंने इसकी ऑक्शन व्यवस्था की, मैंने अलॉटमेंट खत्म कर दिया। जो आज भी 8-10 करोड़ रुपए सिर्फ होल्डिंग से आ रहा है, और होल्डिंग की संख्या भी कम हुई, होल्डिंग थोड़ा व्यवस्थित भी हुए, और छतों पर होल्डिंग नहीं लगी। सरकार ने मेरी पॉलिसी को जीरो कर दिया। मेरी अपनी गवर्नमेंट थी, मेरा झगड़ा हो गया, मेरी पॉलिसी को जीरो कर दिया। उसके बाद मैंने लड़ाई लड़ी हाई कोर्ट में जाकर, और बाद में मैंने हाई कोर्ट से लड़के वो पॉलिसी लागू कराई, और बाद में कांग्रेस रिजिम में मेरी पॉलिसी को पूरे प्रदेश में लागू किया गया। ऐसे जो हाउस टैक्स है वो पूरे प्रदेश में सेल्फ असेसमेंट पर काम हो रहा है इस समय। मैंने कहा कि आप सेल्फ असेसमेंट पूरे प्रदेश में लागू करिए, क्योंकि आपके इन संस्थाओं की आय बढ़ाने की आवश्यकता है, खर्चे कम करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला काम तो ये, किसी भी संस्था को अगर सस्टेन करना है तो उसकी आय के साधन हमको बढ़ाने पड़ेंगे, उस पर हमको काम करना। तमाम रिफॉर्म्स के मैंने, ये भी एक रिफॉर्म, दो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई कि इस तरह से हमने उसको आगे बढ़ाया। तो चाहिए किसी भी संस्था में कोई जा रहा है तो संस्था को मजबूत करने के लिए वहाँ पर एक तो फजूल खर्ची कम करें, और उसके आय के साधन कैसे बढ़े, करप्शन कैसे कम हो, सर्विसेज कैसे इफेक्टिव हो, टाइम बाउंड कैसे हो, आपकी अवेलेबिलिटी कैसे हो कि लोग आपसे मिल सके, अपने ग्रीवेंसेज आपके सामने रख सकें, आप उसको शॉर्ट आउट कर सकें। ये कुछ बेसिक्स हैं जीवन के, जो सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं जो सिस्टम को चला रहे हैं, इसको फॉलो करने की जरूरत है। आपको नहीं लगता आपके मेयर पद से विधायक के पद पे जाने से देहरादून का बहुत लॉस हुआ है? मुझे भी लगता है। मुझे अब इसलिए लगता है कि जिस तरह मेरे बाद में स्मार्ट सिटी का मैं प्रोजेक्ट लाया था, वो मेरे टाइम का ही काम है। तो देहरादून एकमात्र ऐसी सिटी है जिसमें अमृत योजना भी है और स्मार्ट सिटी भी दोनों है। वो हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके उसको स्मार्ट सिटी बनाया। लेकिन स्मार्ट सिटी के कामों का जिस तरह एग्जीक्यूशन होना था, जो DPR मैंने बनाई थी, वो उस ढंग से नहीं हो पाया, और मैं उसको प्रभावित भी नहीं कर पाया। इसलिए नहीं कर पाया कि मैं विधायक बन गया था। मेरे लास्ट टाइम पर आए जब मैं मेयर से बाहर निकल रहा था, तो जैसा मैं करना चाहता था वो मेरे विजन के अनुरूप नहीं हुआ। आज भी समय समय पर बोलता हूँ, कई बार मेरी पार्टी के लोग भी टोकते हैं मुझे, क्या तुम ऐसा क्यों बोलते हो? मैं कहता मुझे लगता है यार, मेरे दिल की आवाज़ है। क्योंकि मैंने शहर के लिए कोई राजनीतिक दृष्टि से काम नहीं किया, मैंने एक शहरी होने के नाते काम किया, यहाँ का नागरिक होने के नाते काम किया। तो मेरे को लगता है, लेकिन ठीक है, डेस्टिनी है। सरकार मुझे अगर काम सौंपती तो शायद मैं बेहतर कर सकता, लेकिन अब विधायक रूप में जितना हो पा रहा मैं कर रहा हूँ। अभी काफ़ी टाइम से चुनाव भी नहीं हुए हैं, खाली चल रहा है सब। चुनाव होने भी वाले हैं। चुनाव होंगे दिसंबर में हो जाएंगे। आपको किसको देख पा रहे हैं आप अभी मेयर के? अभी कुछ कह नहीं सकते, वो पार्टी को तय कर रहा है। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी जिस नाम को तय करेगी उसको चुनाव जिताएंगे और जीतेगा भी। हाँ, ये जरूर है कि जो भी आए वो शहर की चिंता करें, ये हम अपेक्षा जरूर करेंगे। छात्र संघ में भी यही है, आक्रोश है अभी कि चुनाव टाइम पे नहीं हो रहे। क्या सरकार डर रही है थोड़ा सा? इसमें डर का क्या प्रश्न है, चुनाव तो होते रहते हैं। अबे सरकार में भी पॉलिटिकल लोग हैं, अगर राजनीतिक व्यक्ति चुनाव से डरेगा तो राजनीति कहाँ से करेगा? नहीं, ऐसी बात तो राजनीतिक व्यक्ति चुनाव से कभी नहीं डरता है। ये किसी भी पार्टी के लिए पर लागू नहीं होता। राजनीतिक व्यक्ति तो चुनाव का इंतजार करता है। अब ठीक है, जो सीट पर बैठा है वो सोचता है चुनाव ना हो तो मैं कुछ दिन और बैठा रहूं, लेकिन जो पीछे से खड़ा है वो तो धक्का मारने को तैयार है। यही सवाल है मेरा, यही जो पीछे से खड़ा है वो धक्का मारने को तैयार, वो तो पॉलिटिकल आदमी है ना, वो भी सरकार में बैठे हुए लोग भी हैं, तो धक्का मारने को तैयार बैठे, तो धक्का पड़े तो मेरा नंबर आए। तो चुनाव से कोई नहीं भागता है। चुनाव
कराने और भागने की जरूरत भी नहीं है, लोकतंत्र है, आज नहीं सही कल चुनाव तो कराने ही पड़ेंगे जी। इससे अच्छा है कि आप बेहतर काम कीजिए, बेहतर प्रतिष्ठा खड़ी करिए ताकि आप चुनाव जीत सके, उसके उस पर मेहनत और दिमाग लगाए ना, बिल्कुल बजाय इसके कि चुनाव न कराए। जी। अभी आप बात कर रहे थे कि आपकी पार्टी ने ही आपका विरोध किया, तो आपकी बड़ी वैसे बेबाकी और इसके चर्चे तो हैं ही, और एक आपके बारे में कहा जाता है कि आप अपनी पार्टी में धरने पे बैठ जाते हैं, चाहे वो डीएम का दारू का ठेका बंद ना करवाने का वो हो, चाहे फिर गांधी पार्क में जो मंच तोड़ने वाली बात थी वो। तो आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों के कारण ही शायद पार्टी आपकी जो भारतीय जनता पार्टी है वो आपको जिस जिस सम्मान के आप हकदार हैं उतना उचित सम्मान वो दे नहीं मैं भी पाती? कुछ चीज़ें महसूस करता हूँ, इतने समय से मैं काम कर रहा हूँ। पार्टी मेरी विरोधी नहीं है, अगर पार्टी मेरे विरोध में होती तो मैं आज विधायक क्यों होता, मैं 2 बार मेयर क्यों होता, मैं 1 बार चेयरमैन क्यों होता, मैं सभासद क्यों होता। 6 चुनाव लड़ा इस पार्टी ने मुझे और 6 चुनाव में जीत कर रखा हूँ, तो बिना पार्टी की टिकट तो मैं कभी लड़ा नहीं। जीत तो आप लोगों के बीच में इतने लोकप्रिय हैं। नहीं, लेकिन पार्टी टिकट दे रही तो ही मैं लड़ूंगा हाँ, ना। पार्टी टिकट पार्टी दे रही टिकट का तो मैं लड़ूंगा भी नहीं जी, जिंदगी जी, में, सोच भी नहीं सकता मैं। तो पार्टी टिकट दे रही तो पार्टी मेरा विरोध तो नहीं करती। हाँ, ये जरूर है कि मेरी जो कार्यशैली है, कई बार पार्टी में लोग असहज हो जाते हैं, पार्टी असहज हो जाती है, मैं भी समझता हूँ। जब मैं डीएम का धरने बैठूंगा और मुख्यमंत्री से उलझ जाऊंगा तो स्वाभाविक बात है वो मुख्यमंत्री प्रदेश को उनको अच्छा नहीं लगेगा, पार्टी के लिए भी असहज स्थिति बन जाती है। मैं मेयर रहा, मैं अपने कार्यालय के आगे धरने पे बैठ गया और बैठा इसलिए कि मुझे गांधी पार्क में पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद करनी थी और बंद हो गई आज। अगर मैं मंच नहीं तोड़ता तो गांधी पार्क नहीं होता, वो सिर्फ राजनीतिक अखाड़ा बन चुका, तो वहां पर भाषणबाजी और नेतागिरी और धरने प्रदर्शन हो रहे तो एक साल कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे वो लगा कि मुझे करना जरूरी है, मैंने किया शहर के हित में, तो मैंने इस शहर के लिए अपने राजनीतिक करियर को कई बार दांव पे लगाया है, अपने नहीं लगाया, गट्स चाहिए इस चीज अपने नहीं लगाया। अगर मुझे आगे बढ़ना होता तो मैं शायद ऐसे ना करता, मैं ऐसा ना करता, मैं तो जैसे चल रहा था चलने देता, मुझे क्या दिक्कत, मैं तो बढ़ ही रहा था ना। लेकिन मैं अगर ये इतनी समझ है मुझे 39 साल हो गए मुझे राजनीति करते हुए कि क्या मेरे लिए सही और क्या गलत है, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि जो मेरे लिए सही है वो पब्लिक के लिए सही नहीं है, तो पब्लिक के लिए क्योंकि मैं कमिटेड हूं इसलिए मैं वो काम कर जाता हूं जो मेरे लिए सही नहीं होता है और बाद में मुझे उसका सेटबैक होता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं होता उससे, मैं अपने इस कैरेक्टर से प्रेम करता हूं। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए मैं बना हूं कि चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो कोई तो खड़ा होगा ना। अगर देश की आज़ादी के समय लोग ऐसे ही सोचते कि मैं लड़ूंगा तो मर जाऊंगा, अगर मैं ऐसे ही सोचता कि उत्तराखंड आंदोलन में मेरे इनकाउंटर के आदेश थे, अच्छा हाँ, मैंने बीमा तक कराया, अपना जीवन बीमा कराया, मैं मर जाऊं तो मेरी पत्नी को 2-4 लाख रुपए मिल जाएंगे, उस स्टेज तक हम चले गए थे। तो अगर हम ये सब जितने लोगों ने शहादतें दी, जितने लोगों ने संघर्ष किया, अगर हम लोग यही सोचते कि हम मर जाएंगे, हमारे बच्चों को क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, तो राज्य बनता क्या। आज जो बॉर्डर पर लोग लड़ रहे हैं, मुझे बताओ, तनख्वाह 2 नौकरियों में मिल जाती, पैसे कमाने और भी तरीके हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे बॉर्डर पर सीना ताने खड़े हैं, वो बर्फ में खड़े हैं, क्या उनके बच्चे, उनका परिवार नहीं है क्या? अगर सिर्फ अपने बेहतर अपने बच्चों के अपने परिवार बारे में सोचते तो सीमा पर ही नहीं रहेंगे, वो लड़ेंगे ही नहीं, तो हम कैसे सुरक्षित होंगे। तो किसी को तो सोचना पड़ेगा ना। तो मैं समझता जो सोचना तो मैं ही क्यों ना सोच लूं, किसी को तो आगे आना है, तो मैं इसलिए आगे हूं, जब तक हूं कोशिश करता रहूंगा। शानदार। एक राज्य स्थापना दिवस को लेकर आपका एक बयान आया है, मैं वर्ड टू वर्ड थोड़ा सा कोट कर देती हूँ। आज तक भ्रष्टाचार कहीं कम नहीं हुआ, कार्य संस्कृति में कोई बदलाव नहीं हो पाया और जिन लोगों को सरकार में प्रतिनिधित्व मिला उन नेताओं ने अपने घर भरने का ही काम किया। जिन मूल भावनाओं के अनुरूप अपनों के लिए राज्य का निर्माण हुआ था उसमें राजनीतिक लोग हों, अधिकारी हों या कर्मचारी हों, सभी को जिम्मेदारी थी, लेकिन किसी ने इसको नहीं सोचा। क्या एक बार आपने फिर से अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया? मेरी सरकार से संबंध नहीं इसका, ये पिछले 24 साल का जिस्ट है। मैं एक आंदोलनकारी भी हूँ, मैं उत्तराखंड का लाल भी हूँ, मैं इसकी मिट्टी से बना हुआ हूँ। क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्या? जब मुझसे सवाल हुए तो बहुत ईमानदारी के साथ, जब भी उत्तराखंड की बात आती है मैं बहुत ईमानदारी के साथ अपनी बात करता, कोई बेईमानी नहीं करता। मेरे दिमाग में कोई चीज़ नहीं चलती है कि इससे मुझ पर क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। जो मुझे 24 साल में दिखाई पड़ा मैं उसके हिसाब से बोलता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राज्य बनने से पहले हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे। बिल्कुल। हम ही लोगों ने सड़कों पे नारे लगाए कि लखनऊ से हमारी पॉलिसीज बनती है एयर कंडीशन में बैठकर, और इसलिए हमारे लिए वो ठीक नहीं होती है और हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमने कहा व्यवस्था हमारे अपने हाथ में होनी चाहिए, यही कहा।
राज्य की लड़ाई लड़ी हमने, राज्य बन गया। राज्य बनने के बाद इस 24 साल में कौन शासन कर रहा है? उत्तराखंड का नागरिक। वो चाहे सरकार में है, चाहे शासन में है। शासन में हो सकता है IAS वगैरह कैडर चेंज रहते हैं, बाहर के लोग हो सकते हैं, लेकिन उसके नीचे और नीचे कौन है? हम ही लोग हैं। हम ही लोग हैं। तो मुझे ये बताओ, क्या आज उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो गया क्या? किसी एक व्यक्ति पर सवाल नहीं है ये एक व्यक्ति पर, एक सरकार पर, एक पार्टी पर सवाल नहीं है ये सब पर सवाल है कि आज उन सीटों पर बैठे हुए वो लोग जो मेरे अपने लोग थे, जो इस राज्य के लिए लड़ने मरने वाले लोग थे, जो इस राज्य की जिन्होंने कल्पना की होगी, वो बैठे हैं। तो क्या वो अपने लोगों के साथ में सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्या? क्या वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? अब हम किसको दोष देंगे? क्या हम लखनऊ वालों को बोलने जाएंगे, इलाहाबाद वालों को बोलने जाएंगे? अब तो हमारे अपने हैं ना। तो क्या आज भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? कौन इस बात को कहेगा? जो कार्य संस्कृति उत्तर प्रदेश हमने इनहेरिट की, क्या आज भी हम वो चलन में नहीं है क्या? क्या कुछ बदल पाए हम क्या? अब बताए ना मुझे, बड़े सवाल है मेरे ये। आज कोई भी आदमी पहाड़ पर हो चाहे मैदान में हो, ग्राम प्रधान का पर्चा भरता है और देहरादून में प्लॉट बुक करा देता है। किस दम पर कराता है? क्या उसकी मानसिकता भ्रष्ट नहीं है क्या? ये इस 24 सालों में जो पॉलिटिकल लोग हैं या जो थोड़ा सा आगे बढ़े हुए लोग हैं, क्या उनकी संपत्तियां नहीं बढ़ी क्या? तो क्या वो सही मीन्स से बढ़ गई क्या? ये आरोप नहीं है, ये चिंतन का विषय है। चिंतन का विषय है, बिल्कुल। ये मेरा आरोप किसी पार्टी पर नहीं है। हमारी सरकार तो फिर भी बेहतर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ भाजपा का नाम काफी जोड़ा जाता है। हमने तमाम कानून भी बनाए हैं, हमने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी भी अपनाई है, हमने तमाम लोगों को जेलों में भी भेजा है नकल कराने के नाम पर। हमने NH जो 74 का मामला आया था उसमें भी लोगों को जेल भेजा है। हमने बहुत कुछ किया है इस लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरी बात समझो, ये विषय ऐसा नहीं है। मैं कोई सरकारी सिस्टम पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो सुधारवादी है कि हमको अपने को देखने की जरूरत है। क्या भ्रष्टाचार समाप्त हुआ क्या? क्या हम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है क्या? ये कैसे ठीक होगा? क्या उस माइंडसेट से हमको काम नहीं करना चाहिए क्या? अरे मेरे पहाड़ का कोई आदमी आ रहा है, कितना खर्च करके देहरादून आता है, उसके रहने की व्यवस्था बेचारे की नहीं होती है, पैसा उसका होता नहीं है। वो अगर किसी काम चक्की अधिकारी के पास जाता है, क्या उसका काम 5-7 मिनट में निपट जाता है क्या? या उसको 10 चक्कर कटाए जाते हैं क्या? वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, कहाँ से पैसा लाएगा? चिंतन का विषय है ये, चिंतन का विषय है। चिंतन साथ चिंता का विषय है कि आखिर जो राज्य हमने बनाया, जिस सोच के साथ बनाया, हम उसको उस ढंग से लागू कर पाए कि नहीं कर पाए अपनी व्यवस्थाओं को। ये किसी सरकार पर आरोप नहीं, किसी नेता पर आरोप नहीं है, ये यहाँ के व्यवस्था पर प्रहार है, ये सोच पर प्रहार है, ये दिलों पर चोट है, ये दिमाग को दुरुस्त करने के लिए कहा जा रहा है कि अपने तरीके ठीक करो, अभी भी समय है, चीजें हाथ से निकली जा रही हैं, आने वाली जनरेशन माफ नहीं करेंगी। इसलिए बोल रहा हूं मैं एक पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा हूं, मैं एक उत्तराखंड का नागरिक बोल रहा हूं, सामान्य व्यक्ति। मेरी जो आवाज है, स्थापना दिवस के अवसर पर लोगों ने मुझसे पूछा था ये, तो स्थापना दिवस के स्तर पर मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं यहाँ के नागरिक की बात करूंगा। बिल्कुल, मैं यहाँ के नागरिक बनकर उस राज्य जिसके लिए हम कमिटेड हैं, जिस सोच के साथ वो बनाया था, उस राज्य को वैसे चलना चाहिए, इस कमिटमेंट के साथ बात कर रहा हूं। इसको कोई अगर अपने पर ले रहा है तो फिर वो भ्रष्ट है, मान के चलो। अगर कोई अपने पर ले रहा है फिर उसके चरित्र में कोई कमी हो सकती है, विनोद चमोदी की नहीं हो सकती। हरक सिंह रावत जी का एक बयान आया था कि जो नेता कहता है कि मैं ईमानदार हूं, उससे ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं है। वो अपने बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वो तो आदमी तो प्रत्यक्ष पहले अपने की बात करता है ना। भाई भ्रष्टाचार किसको बोलते हैं? अब डिफाइन कर। अब मेहनत से अगर पैसा कमा रहे तो पैसा कमाने में गलत थोड़ा कहा जाता है। वो तो पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ है। जी जी जी, 4 पुरुषार्थों में से पैसा कमाना भी एक पुरुषार्थ है, लेकिन उसका मीन्स क्या है, किस तरीके से कमाएंगे? तरीके का, तुम नौकरी कर रही हो, तुमको कल पैसा मिलेगा तो क्या बुरा है, करना पड़ेगा ना।
कोई व्यवसाय करेगा, सस्टेन करने के लिए पैसा करेगा तो ना, चाहिए। उसकी आवश्यकता है, बिल्कुल। लेकिन उसके तरीके क्या है? ऐसा थोड़ा ना कि हमारा आदमी कोई बीकर कटोरा लेके घूमता रहेगा। हमारे लोगों पर 4 पैसे होंगे तो उत्तराखंड तब तो बढ़ेगा, लेकिन उसके तरीके क्या है? क्या हमने अपनों को शोषण करके कमाया है? क्या हमने उसमें भ्रष्ट प्रैक्टिसेस अपनाई है? क्या हमने किसी को मजबूर किया पैसे देने के लिए? क्या ये सब भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता ना? ये चिंतन का विषय कि नहीं है? आज क्योंकि चिंतन का विषय है और चिंतन नहीं हो रहा है, ये चिंता का विषय है। बिल्कुल, बहुत खूब जी। तो ये है, तो इसमें कोई आरोप नहीं है। ये कोई लोग अगर उसको अन्यथा लेते हैं तो मैं समझता नहीं लेना चाहिए उनको मुझे मेरे रूप में देखना चाहिए, मैं कैसा आदमी हूँ। वो अपने हिसाब से मुझे ना कहें, मुझे मेरे हिसाब से आके तो उनको लगे ये आदमी ठीक ही बोला, क्योंकि ऐसे ही है, ऐसे ही बोलता है, ऐसे करता है। इसी बात में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आपकी बातों से काफ़ी सारी वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स और एथिक्स झलक रहे हैं। तो एक पॉलिटिशियन को कितना एथिकल और एथिक्स के क्या मायने होने चाहिए उनके जीवन में? देखिए, पॉलिटिशियन भी व्यक्ति है, इंसान है, उसको कुछ वैल्यूज़ तो अपनी उसकी लाइफ में होनी ही चाहिए। अगर वैल्यूज़ नहीं होंगी तो लाइफ किस काम की, मुझे बताओ। अगर वो सिर्फ अपने लिए जी रहा है तो जानवर के जीवन जी रहा है, वो भी अपने लिए जीता है, और अपने से हट के जी रहा है तो उसके लिए वैल्यूज़ की आवश्यकता है जी। ताकि उस पर आदमी खड़ा रह सके। वैल्यूज़ क्या है? अपने लिए लिमिट बांधना। लक्ष्मण ने एक रेखा खींची, तेरे सीता का तो बाहर मत जाना। उसने उसकी लाइफ के लिए एक वैल्यू तय की कि तुम्हें इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक, वो आज के युग में भी लागू होता है कि जब आप अपनी सीमा लांघते हैं तो आप अपहरित हो जाते हैं, आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है दोबारा अपनी सीमा में आने के लिए, आप आरोपित हो जाते हैं, आप दागदार हो जाते हैं। तो वो लाइफ जैसे हम सोशल लाइफ में है, आम जीवन में भी एक लड़की का पिता के प्रति उसका कोई कुछ तो मापदंड होगा ना उसका। एक पत्नी के रूप में पति के प्रति कुछ तो कमिटमेंट होगा, उसकी भी कोई लाइन होगी ना। भाई के लिए कोई लाइन होगी, ससुर के लिए कोई लाइन। सीमा तो हर चीज की बंधी हुई, तो वही तो वैल्यूज है। हम अपने लिए सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, उन सिद्धांतों पर जीवन निकाल देते हैं, तो वही तो इंसान की पहचान बनती है। उसको तो वैल्यूज बोलते हैं, उसको बोलते हैं। लेकिन आजकल ये डायलॉग बड़ा चलता है, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, कि राजनेता बनना तो आपको धूर्त होना पड़ेगा। कितनी सच्चाई है? मैं नहीं मानता। देखो, लोगों को लगता होगा, लेकिन एक अच्छे सरल इंसान रह के भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन आपने करी ना मुश्किलों का सामना, चैलेंजेस। कर रहे तो क्या हो गया? हर कोई इतना करेजियस नहीं होता है। मुश्किलों का सामना करके तो आदमी बनता है ना। जो विनोद चमोली जो खड़ा हो गया, वो बार बार थोड़ा पैदा होगा। बिल्कुल, बहुत ही 150 विनोद चमोली थोड़े ना होंगे। विनोद चमोली बनने के लिए सब तो झेलना ही पड़ेगा ना। तो अगर मुझे विनोद चमोली बना रहना है तो मुझे ये सब तो फेस करना ही पड़ेगा ना। ये प्रॉब्लम तो मुझे मेरे सामने आएंगी ना। हो सकता है एक मौके पर मुझे राजनीति भी छोड़नी पड़े, तो कोई दिक्कत थोड़ा ना है। कुछ बनना कोई बड़ी चीज नहीं है, कुछ बनाना बड़ी चीज है। बनने को तो समीकरणों में बन जाते हैं लोग, लहर में भी बन जाते हैं लोग, किसी के पीछे लग के वो उसमें बन जाते हैं लोग जी। बनने को तो कई तरीके बन ही जाते हैं लोग जी। पहले इंसान तो बन जाए, लेकिन बनाना कितनों को आता है जी। वो मैटर करता है जी। तो बनाने वाला बनना चाहिए बनने के बजाय, तो वो आपकी पहचान होनी। 9 नवंबर में मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जब 9 नवंबर 2000 को हमारे राज्य का गठन हुआ तो 3 न्यू बॉर्न बेबीज़ थे। झारखंड, छत्तीसगढ़ भी इसमें था, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत राजनीतिक अस्थिरता देखने के लिए मिलती है। जैसे 17 से 22 के बीच में 3 मुख्यमंत्री बदले गए 5 साल के भीतर। तो ऐसा नहीं, ऐसा झारखंड में भी है। झारखंड में भी तो एक ही मुख्यमंत्री 5 साल पूरे कर पाया। झारखंड में ऐसी है। हमको उत्तराखंड में हम उत्तराखंड का पता है। हाँ, छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं रही, छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन झारखंड में ये स्थिति है। तो देखो, जहाँ ज्यादा संघर्ष होगा वो अपेक्षा ही ज्यादा होगी। लेकिन राज्य तो छोटा है, फिर संघर्ष इतना क्यों? नहीं, राज्य बनने के लिए संघर्ष हुआ ना। जब हम संघर्षों से कोई चीज प्राप्त करते हैं तो हमारी अपेक्षाएं भी चरम पर होती हैं। ये उत्तराखंड के लोगों की अपेक्षाएं हैं जो बहुत जल्दी यहाँ अस्थिरता खड़ी कर देती है। ये हकीकत है ये, और ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, लेकिन ये कि जो शासन सत्ता में हम लोग हैं, ये समझना पड़ेगा कि लोगों की अपेक्षा हमसे कितनी है, क्या है, उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। ये
एक एनजीटी के जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसमें कुछ प्रावधान है कि आप जब भी सड़क बनाए डंपिंग जोन्स बनाएं ताकि जो मलबा है वो ढांग में ना गिरा के, क्योंकि उससे वनस्पतियों को नुकसान होता है और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है बरसात में। इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो यहीं देहरादून में मालदेवता क्षेत्र है, वहाँ हर सावन में जब बारिश आती है तो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत नुकसान होता है लोगों का। इसके लिए क्या स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट? नहीं, एनजीटी के क्लियर कट गाइडलाइंस हैं, लेकिन सही मायने में वो पूरी तरह फॉलो नहीं हो पाती। डंपिंग एरिया बनाने के लिए भी जगह चाहिए होती है। कई बार क्या है कि एनजीटी ने वहाँ बैठ के आदेश तो कर दिए, लेकिन यहाँ वो कितना व्यवहारिक है वो देखना पड़ेगा कि आपके लिए अगर मान लो आप कहीं रोड बना रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो वहाँ डंप करने के लिए जगह भी चाहिए। आपने एनएच में देखा काफ़ी जगह उन्होंने डेवलप भी की हैं, यहाँ से लेकर श्रीनगर वाले रूट पर जब हम जाते हैं तो कुछ जगह ऐसी बनाई हैं उन लोगों ने, लेकिन पूरी तरह से जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है, उसके कारण ये सब होता है। और वो लोग उसको वैसे ही बहा देते हैं, पहाड़ों पे डाल देते हैं, फिर नीचे जाके वो नदियों में अवरोध पैदा करते हैं, सब होता है। वो दिक्कतें हैं, लेकिन व्यवहारिक कठिनाई है। तो नुकसान कैसे रोका जाएगा? नुकसान का कोशिश करेंगे भाई, किसी चीज़ के प्रभाव को कम करने की कोशिश करेंगे, उसका जो दुष्प्रभाव है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ किया जाए। लेकिन रेपिटेटिवली हो रही है वहाँ पर तो। हाँ, तो कर रहे होंगे लोग, ऐसा नहीं, विभाग देख रहा होगा उस चीज़। जी ठीक। ये एक सड़कों के चौड़ीकरण की जब हम बात करते हैं तो अभी सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पे सिर्फ इतना हो रहा है, जैसे एक है रायपुर कद्दूखाल कुमारडाम मोटर मार्ग है जो वहाँ पे आउटर पटरियाँ थी, सिर्फ उन्हीं पे लीपा पोती करके एक वो सब हो रहा है। तो और जो कल भी आपने भी सुना होगा कि कल एक दुर्घटना हुई अल्मोड़ा में। जी, और ऐसी होती आई हैं। आप गढ़वाल कुमाऊँ में आप देखेंगे, इस तरफ जौनसार क्षेत्र में तो होती आई हैं। तो इसके लिए कोई रोड मैप या कुछ स्टेप्स लिए गए हैं? हमने बात की थी, मैंने भी एक बार समीक्षा बैठक थी और उसमें शायद काम भी हो रहा है। मैंने कहा सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए सब सड़कों का। उत्तराखंड की जितनी सड़कें हैं, अब एक तो हो गई आपकी मेन रोड्स हैं जो एनएच वगैरह बने हुए हैं, 4 धाम के हैं, बड़ी बड़ी रोडें हैं, और एक हो गया आपका जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी रोडें जा रही हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत। तो मैंने कहा था एक सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए पूरी सड़कों का हमारा, और उसके बाद एक सेफ्टी प्रोग्राम चलना चाहिए। तो एनएच वगैरह पे तो चल रहा है, कुछ जगहों पर तो किया है लोगों ने, तो अभी वो चीज़ आगे बढ़ रही होगी मेरे ख्याल से, और वो इनिशिएटिव लिया था मैंने, और संभवतः उस पर काम हो रहा होगा। लेकिन पूरे पहाड़ों पर अब काफ़ी काम है। जैसे मैंने कहा ना कि पैसे भी एक बड़ा फैक्टर होता है, तो लगता है हमको ये सब होना चाहिए, लेकिन वक्त लगता है होने में। काम तो हो रहा है, लेकिन वक्त लगेगा हर जगह, लेकिन लोगों की बलियां तो हर जगह पहुंचने में वक्त लगेगा। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि राजनीति में ना अक्सर ऐसे देखने के लिए मिलता है कि जैसे महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियाँ होती हैं। भाजपा के भी एक नाम नहीं लेना चाहूँगी, वरिष्ठ नेता ने एक बार सोनिया गांधी पे एक टिप्पणी करी थी। कल मैं एक वीडियो देख रही थी जो आपके एक एमएलए हैं, उन्होंने बोला कि जी बिल्कुल बनाएंगे, हेमा मालिनी के गालों जैसी सड़कें बनाएंगे। फिर किसी महिला को एक कांग्रेस की सभी पार्टियों में है ऐसे। और अगर हम बात करें 15 राज्यों में आपकी सरकारें हैं, किसी भी एक राज्य में आपकी सरकार से कोई भी एक राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। डेप्यूटी सीएम की भी हम बात करें, अगर राजस्थान को एक्सेप्शन कर दे तो वहाँ पे भी मतलब ऐसे ही देखा जाता है। तो महिलाओं का योगदान इतना कम क्यों है? देखिए ऐसा है, थोड़ा पीछे को जाओ। वसुंधरा राजे सिंधिया महिला मुख्यमंत्री हमारी रही, मायावती को भी पहली बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इवन अटल जी की सरकार में जयललिता त्रिदेवियाँ थी, जयललिता जी थी, आपकी ममता जी थी, और ये माया जी थी। ये तीनों मुख्यमंत्री हमारे साथ रहे, इनको हमने पूरा सपोर्ट दिया। उत्तराखंड में भी हमने विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी को बनाया, एक महिला को बनाया। हमने राज्यसभा में भी यहाँ पे कल्पना सैनी महिला को भेजा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं, बीजेपी का फोकस है इस पर। और हमने उत्तराखंड राज्य में तो 33% आरक्षण नौकरियों में दे दिया लड़कियों को। पंचायतों में हमने 50% आरक्षण खंडू जी की सरकार में दिया था, वो हमने किया था। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी में महिलाओं को हमेशा प्राथमिकता मिलती है, हमेशा मिलती है। आज राष्ट्रपति मुर्मू हैं, किसकी देन है? आदिवासी परिवार से उठा के एक महिला, जिस दिन आपने टीवी पे फोटो देखा होगा जब उनका नाम तय हुआ, उसमें वो झाड़ू लगा रहे थे घर के अंदर, टीवी पर फोटो चला। तो एक आदिवासी महिला को उठाकर उसको राज्यपाल ले जाना और उसके बाद सीधे राष्ट्रपति लाना, ये तो भाजपा ने किया ना। तो भाजपा के संदर्भ में ये चीज़ लागू नहीं होती है। दूसरा ये है कि महिलाओं पर जो लोग अभद्र टिप्पणी करते हैं वो गलत है।
नहीं करनी चाहिए, इससे बचना, किसी पर भी नहीं करना चाहिए, महिला पुरुष कोई भी हो। जो राजनेता है, जो सामाजिक क्षेत्र में है, जो इस स्तर पे आए हुए लोग हैं, उनको अपनी भाषा पर नियंत्रण चाहिए। वो कहते हैं ना, कभी जीभ फिसल गई, भाई तुम्हारी जीभ क्यों फिसलती भाई इतनी, काबू में रखो। तो वो नहीं होना चाहिए, वो किसी के रूप में नहीं होना चाहिए। वो महिला हो, दलित हो, तुम्हारा कोई पुरुष ही हो, कोई बुजुर्ग हो, बच्चा, किसी के प्रति गलत भाव क्यों आना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए। महिलाओं के प्रति बोलते हैं तो और भी गलत है, क्योंकि वो एकदम इशू भी बनता है। क्या ऐसा लगता है कि महिलाओं पे जहाँ पे कॉम्पीट नहीं कर सकते वहाँ पे कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं? भाजपा पे कई आरोप लगते हैं ऐसे। नहीं, कैरेक्टर असैसिनेशन तो पुरुषों का भी बहुत होता है, तो महिलाओं का अकेला होता है क्या? हाँ, स्मृति जी ने बोला था ना, राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी है। कहता रहा हूँ मैं, तो नहीं होता क्या? भाई पुरुषों पे तो ज़्यादा आरोप लगते हैं, मैं बता दूँ आपको, आदमी जल्दी पकड़ा, आदमी के पीछे ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि महिलाओं के साथ ही होता है, आदमी भी पकड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है, आदमियों को भी नहीं बख्शता। ये राजनीति की गिरावट है ये जी, बिल्कुल कि आप इस तरह से करते हैं, तो ये गलत है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। एक थोड़ा लाइट नोट पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, कंगना रनौत जो है वो एक्ट्रेस ज़्यादा अच्छी है या पॉलिटिशियन? देखी होगी आपने कोई तो मूवी उनकी? भाई देखो, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें है नहीं, ठीक है ना तो मुझे उसकी एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट है और अभी पॉलिटिशियन उसको साबित होने में बहुत टाइम लगेगा। अभी नया नया उनका वो है, पदार्पण है, तो मैंने कहा ना, बन जाते हैं लोग, लेकिन अपने आप को प्रूफ करने के लिए समय लगता है। वो भविष्य में कैसी साबित होती है, ये थोड़ा टाइम लगेगा। दिक्कतें हो रही हैं थोड़ी उनकी बयानों से? इस पर हाँ हो रही होंगी, जब कई बार बयान देते हैं, कई बार विड्रॉ होते हैं, कई बार पार्टी बोलती है, तो दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन अभी समय लगेगा, पॉलिटिकली मैच्योर होने में टाइम लगेगा। जैसे हमारे पास राजनीति में एक तो आपके जैसे नेता हैं, फिर आप ही की पार्टी में एक सनी देओल भी है, कंगना रनौत की बात मैं कर ही चुकी हूँ ऑलरेडी। आपको लगता है इन लोगों को मौका देना चाहिए? वो सेलिब्रिटीज़ हैं, चुनाव में जीत भी एक बड़ा फैक्टर होता है ना। आपको सरकारें बनाने का आपको काउंट चाहिए होता है, वो हाथ खड़े करने के लिए लोग चाहिए होते हैं जी। तो काउंट बढ़ाने के लिए हमको कई बार इन सेलिब्रिटीज़ को भी मौका देते हैं, इनकी छवि का भी इस्तेमाल करते हैं जी। ये तो राजनीति का हिस्सा है, वो किया जाता है। जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि जो एक नारा दिया गया है, बटेंगे तो कटेंगे, और महाराष्ट्र में तो ये नारा काफ़ी प्रसिद्ध हो गया है, तो कांग्रेस का तो समझ आता है कि वो धर्म की काट जो है वो जाति में ढूंढ रही है, लेकिन आप लोग तो गजब ही कर रहे हो, पहले बांटते हो फिर एकजुट होने की बात करते हो, तो कथनीय करने में फर्क। हमने कहाँ बांटा, ये देश हिंदू मुसलमान में बटा, कितना हिंदू कटा मालूम है? ट्रेन भर के आई थी लाहौर से। बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ से शुरू थोड़ा हुआ है, वो ठीक है अभी पब्लिक डोमेन में वो नारा आया है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जाइए ना, पहले कांग्रेस एक थी, पूरे देश की आवाम देश की आज़ादी के लिए लड़ रही थी, मुस्लिम लीग खड़ी हुई, आवाम बट गई, आवाम बढ़ गई तो देश बट गया, और देश बटा तो कई लोग कट गए। वहां से चलाओ ना इस मामले को, आज की परफेक्ट में क्यों देख रहे हो? ये कहां से चला है? आज भी हमारा कहना कि अगर बटेंगे लोग, ये कौन कह रहा है कि भाई साहब ये मुसलमानों को लेकर ही बात हो रही है? जो नेशनलिस्ट है मुसलमान, उनको लेकर क्यों बात होगी? है क्यों होगी बताइए ना मुझे। अरे मत बढ़िए ना, हम यही तो करें, एक रहिए, देश के रहिए, साथ चलिए। हम कह रहे कब कह रहे हैं कि भाई हिंदू अलग रहे मुसलमान, हम क्या सब इकट्ठे चलिए ना, वंदे मातरम बोलिए ना, क्या दिक्कत है? राष्ट्रगान गाइए ना, कहाँ दिक्कत है? झंडे को सलाम कीजिए ना, कहाँ दिक्कत है? मदरसों में बाकी चीजें भी पढ़ाइए ना, कहाँ दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है? अपनी सोच में अलगाववाद को खत्म कर दीजिए ना, बंटवारा खत्म कर दीजिए ना। लेकिन मुस्लिम्स को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है ना, ये कहने में सुनने में आता है, और ऐसा हो भी रहा है शायद। हम तो टारगेट नहीं कर रहे ना, लेकिन जिसके मन में बेईमानी होगी, चोर होगा, वो बेईमानी होगी, वो समझेगा मेरे लिए बोल रहा है। जैसे मैंने भ्रष्टाचार पर एक स्टेटमेंट दिया, तो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे इसने कैसे बोल दिया, जब अपना आकलन कर रहे होंगे। जैसे हमने एक नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, अरे इस देश के नागरिक अगर आपस में बटेंगे तो चाइना से कटेंगे, पाकिस्तान से पिटेंगे, बांग्लादेश में पिट रहे हैं। क्या इस लाइन में नहीं सोचा जा सकता क्या? मतलब सिर्फ यहाँ क्योंकि भाजपा ने बोला है, इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ के ही देखना है। अरे ये भी तो सोच लो कि राजनेता बोल रहा है, तो इसको देशों के परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं सोचते हैं, बड़ा क्यों नहीं सोचते, आप छोटा क्यों सोचते हैं?
सेक्युलरिज्म में क्या टेक है आपका? सेकुलरिज्म में देखिए, हमने बड़ा स्पष्ट कहा कि धर्मनिरपेक्ष कुछ नहीं होता, पंथ निरपेक्ष हो सकता है। धर्म तो एक ही है, वो करुणा। धर्म मनुष्य का एक ही है, करुणा और दया भाव। वो मनुष्य कोई भी हो सकता है, ये धर्म है। जीवन जीने का तरीका एक धर्म है। धर्म ये है कि मेरे कारण तुमको परेशानी नहीं होनी, तुम्हारे कारण मुझे परेशानी नहीं होनी, ये धर्म है। मैं हूं तो कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, धर्म है। ये धर्म है, मानवता एक धर्म है, एक धर्म पर टिका हुआ है, तभी ये मानवता बची हुई है। बाकी पंथ है, धर्म एक ही है, सबका एक ही है, सबका एक ही है। वो मुसलमानों का भी एक है, हमारा भी एक है, सबका एक है। लेकिन जब हम धर्म की बात करते लोग हिंदू बोलना शुरू कर देते हैं। अरे हिंदू तो जीवन पद्धति है। हिंदू में तो इतनी पूजा पद्धतियां हैं, बौद्ध भी हैं तो जैनी भी हैं तो सरदार भी हैं, तो अब हम पहाड़ी जो देवी देवता पूजते हैं, नरसिंह भैरव पूजते हैं, तो कोई किसी को पूज रहा, कोई किसी को पूज रहा। तो ये विभिन्न पूजा पद्धतियां हैं। इन्हीं में से निकलकर मुस्लिम भी आया है, इन्हीं में से निकलकर ईसाई भी आया है, इसी में से तो आया। तो धर्म बेसिकली जीवन जीने की एक पद्धति, इसको सिर्फ हिंदुत्व से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। हाँ, हिंदू उस धर्म का पालन कर रहा है, जो नैसर्गिक धर्म है, जो प्रकृति प्रदत्त धर्म है कि जियो और जीने दो। पूरी प्रकृति का सर्वाइवल एक दूसरे के ऊपर टिका हुआ है। पूरे विश्व को परिवार के रूप में देखो, सबको जीने का अधिकार है। ये धर्म का आधार है, यही तो धर्म है, वसुधैव कुटुंबकम, यही तो धर्म है ना। इस धर्म को सब पालन करते हैं, इसी धर्म में से बाकी फिर निकले हैं, तो सबके अलग अलग पंथ बने हैं। तो धर्म को इस तरह नहीं देखा जा सकता जिस तरह लोग उसको अर्थ लगाते हैं। तो भटेंगे और कटेंगे उसको बड़े बड़े उसमें देखिए ना, पर्सपेक्टिव की बात आ जाती है। बड़े उसमें again, देखिए ना जी। उसको छोटी बातों में क्यों उलझ जाते हैं उस चीज को। अगर इफ नॉट मोदी जी, आप देश के प्रधान सेवक के रूप में किसको देखते हैं अगली टर्म में? देखिए, हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। एक नाम। भारतीय जनता पार्टी के पास सेकंड लाइन लीडरशिप की लाइन लगी हुई है मोदी जी के बाद, और हम थर्ड लाइनर भी तैयार कर रहे हैं। हम आज से 30 साल बाद का नेता भी आज तैयार कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि वी आर ए स्कूल ऑफ थॉट, आरएसएस, और एक वैचारिक धरातल पर खड़ा संगठन है। वो व्यक्ति पर आधारित नहीं हो सकता, उसका विचार चलते रहना चाहिए। उस विचार पर आधारित कोई भी कार्यकर्ता कल वहाँ पर खड़ा हो सकता है, उस विचार को आगे बढ़ाएगा। आप कल्पना करो ना कि 370 का मुद्दा कोई मोदी जी का मुद्दा था क्या? जब जनसंघ बना होगा 1951 में, उस समय कुछ मुद्दे लिए गए थे जिनमें 370 था। ये आज जो कॉमन सिविल कोर्ट है, इसकी बात हो रही है, ये तो उस समय के मुद्दे हैं ना। तब तो मोदी जी कहीं नहीं थे, ये थे कहीं। लेकिन उस स्कूल ऑफ थॉट से निकला हुआ एक कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री बना, तो उसने वो कर दिखाया गया ना। ऐसे ही स्कूल ऑफ थॉट में पता नहीं कितने कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं कि जब जिस जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी उसको पूरी करेगा। तो हमारे पास तो लाइन है। एक नाम अगर आप लेना चाहें जिनको आप देखते हैं। नहीं, मैं तो सबको देख रहा हूँ। आपके कोई फेवरेट? हम सबको आंक रहे हैं। ये तो बड़ा कौन जब क्या है? ऐसा कोई आंसर है। नहीं, ये तो कहा भी नहीं जा सकता ना अभी ये कहा भी नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग इस चेन में हैं। अब वो उस समय कौन शूट करेगा, कौन क्या होता है, राजनीतिक समीकरणों की भी होती है। योगी जी का कुछ लगता है? योगी जी भी बढ़िया लीडर है, अब सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो ठीक चल रहे हैं। लेकिन पार्टी समय के अनुसार कौन आना चाहिए, क्या होना चाहिए, देश काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय होते हैं यहाँ। तो उस समय कौन उपयोगी सिद्ध होगा, किसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी, उस आदमी को आगे लाया जाएगा। जैसे वाजपेयी जी के लिए एक अजात शत्रु का टर्म यूज़ किया जाता था और बहुत लोकप्रिय थे, किसी भी पार्टी का हो उससे कोई मतलब नहीं था। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये थोड़ा बहुत अर्जित कर लिया है नितिन गडकरी जी ने? वाजपेयी जी को छूना इतना आसान नहीं है। वाजपेयी जी के साथ बहुत लंबा जीवन जुड़ा हुआ है, कुछ परसेंट बहुत लंबा जीवन जुड़ा हुआ है। और अभी ये कहना जल्दीबाजी है अभी, क्योंकि वाजपेयी जी बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। जी।